अच्छा अच्छा, इसमें ज्यादा कुछ टेक्निकल या उस तरह की चीज है नहीं कि हमें एक्सेल की भी इवन जरूरत पड़े अभी। तो रेलेवेंट और इररेलेवेंट कॉस्ट का कॉन्सेप्ट था कि जो भी डिसीजन हम ले रहे हैं उसमें उस डिसीजन से जो भी कॉस्ट इम्पैक्ट हो रही होगी वो कॉस्ट को हम रेलेवेंट देखें रखते हैं, बाकी सब इररेलेवेंट हो जाता है। तो थ्योरी वगैरह जो है वो बाद में देख लेना। अवॉइडेबल कॉस्ट अगेन वही है जो एलिमिनेट हो सकती है या रिड्यूस हो सकती है। संक कॉस्ट यार इसमें में जो ये है वो क्यों लिखा हुआ है फाइनेंशियल अवॉइडेबल कॉस्ट्स आर रेलेवेंट? ये तो इररेलेवेंट होगी ना। नहीं, रेलेवेंट इसीलिए है ना कि उल्टा तो उस नहीं लिख दिया है? ऑल्टरनेटिव में वो अवॉइड हो सकती है। समझ रहे हो? अवॉइडेबल का मतलब है कि किसी एक ऑल्टरनेटिव में उसको हम अवॉइड कर सकते हैं, तो इसलिए वो रेलेवेंट हो जाएगी। किसी एक मतलब जो दो ए और बी सिनेरियोज हम कंसिडर करेंगे तो किसी एक सिनेरियो में वो अवॉइड हो सकती अच्छा होगी। अच्छा अच्छा। तो यानी वो दोनों में सेम नहीं है। अ कॉस्ट दैट डिफर बिटवीन अल्टरनेटिव है वो ना, तो इसलिए उसको हम कह रहे हैं कि ये रेलेवेंट होगी। तो फहद ये अनअवॉइडेबल कॉस्ट को इररेलेवेंट पर क्यों कह रहे हैं? ये तो उल्टा हो जाएगा यार। नहीं, तुम इस चीज को याद रखना कि रेलेवेंट कॉस्ट वो है कि जो भी दो सिनेरियोज से कंपेयर कर रहे हो, जो उन दो सिनेरियोज में कॉस्ट डिफर कर रही है या कर सकती है, वो रेलेवेंट हो जाएगी। तो अवॉइडेबल वर्ड का मतलब है कि वो कॉस्ट किसी एक सर्टेन सिनेरियो में आप उस कॉस्ट को ड्रॉप कर सकते हैं या अवॉइड कर सकते हैं, तो दैट मीन्स वो रेलेवेंट हो जाएगी ना, कि एक सिनेरियो में होगी और दूसरे सिनेरियो में नहीं होगी। तो इसलिए अवॉइडेबल जो है, जो अवॉइडेबल रेलेवेंट है और जो अनअवॉइडेबल है वो इररेलेवेंट है। यानी जो दोनों सिनेरियो में होगी उसका आप कुछ कर नहीं सकते, तो वो इररेलेवेंट कॉस्ट हो जाएगी। संक कॉस्ट वो फाइनेंस वाली है कि जो ऑलरेडी इंकर हो चुकी है, अगेन अनअवॉइडेबल है, जिसका आप कुछ कर नहीं सकते, तो वो संक कॉस्ट होती है और वो इररेलेवेंट रहती है। कॉस्ट आर नेवर रेलेवेंट इन एनी डिसीजन। फ्यूचर कॉस्ट दैट डू नॉट डिफर बिटवीन द अल्टरनेटिव्स। अब ये रेलेवेंट कॉस्ट एनालिसिस का प्रोसेस ही बता रहे हैं कि जो इररेलेवेंट कॉस्ट हैं, जो दैट डू नॉट डिफर बिटवीन अल्टरनेटिव्स, पहले आप उनको सबको हटा दें, और उसके बाद जो डिफरेंशियल बन रहा है, द कॉस्ट दैट रिमेन्स आर द डिफरेंशियल और अवॉइडेबल कॉस्ट, वो डिफरेंशियल को आप देख लें कि कहाँ पे कम कॉस्ट लग रही है या ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो ये सिंपल सी थ्योरी है। ये वो पहले वाली एग्जांपल है सिंथिया की कि उसको न्यूयॉर्क जाना है। शी कैन आइदर ड्राइव और टेक द ट्रेन। कार से 230 माइल्स की ड्राइव है। शी इज ट्राइंग टू डिसाइड व्हिच अल्टरनेटिव इज लेस एक्सपेंसिव एंड हैज गैदर्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब इसमें हमें डिसाइड करना है कि कौन सी कॉस्ट रेलेवेंट है और कौन सी नहीं है। तो एनुअल स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएशन ऑन कार जो है वो इररेलेवेंट कॉस्ट होगी, क्योंकि कार की डिप्रिसिएशन होनी ही है, वो गाड़ी चलाए ना चलाए, उसकी डिप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन बेसिस पे होती रहेगी। कॉस्ट ऑफ गैसोलीन रेलेवेंट है, जितने माइल से रहेगी उतना गैसोलीन लगेगा। एनुअल कॉस्ट ऑफ ऑटो इंश्योरेंस एंड लाइसेंस हो जाएगी इररेलेवेंट कॉस्ट, कि लाइसेंस और इंश्योरेंस की अमाउंट वही रहेगी रिगार्डलेस कि आपने जितने भी माइल ट्रेवल किया हो। मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स, ये एक सब्जेक्टिव चीज है, आई थिंक इसको यहाँ पे हम अभी रेलेवेंट अज्यूम कर लेते हैं। और पार्किंग फीस एट स्कूल जो है वो, स्कूल क्या है, पार्किंग फीस एट स्कूल एक फिक्स कॉस्ट है 360 की, तो ये इररेलेवेंट हो जाएगी। ये हम नेक्स्ट स्लाइड को देख लेते हैं। Some additional information. Reduction in resale value of car per mile of wear रेलेवेंट हो जाएगी, लेकिन बिला वजह की कंफ्यूजन है, यानी जितनी माइल चलेगी उतनी उसकी रीसेल वैल्यू कम होगी, तो इसको हम रेलेवेंट कंसीडर कर लेंगे। राउंड ट्रिप ट्रेन फेयर, ये रेलेवेंट होगा, क्योंकि अगर गाड़ी से जाएगी तो ये फेयर एप्लीकेबल नहीं होगा। बेनिफिट्स ऑफ रिलैक्सिंग ऑन ट्रेन ट्रिप, इसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू हमें पता नहीं है, या इसको सब्जेक्टिव है इसकी मॉनेटरी वैल्यू, इसका क्या बेनिफिट है। कॉस्ट ऑफ पुटिंग डॉग इन केनल व्हेन गॉन,
इररिलेवेंट हो जाएगी, क्योंकि उसने कुत्ते को छोड़ के ही जाना है, अगर वो गाड़ी पे जाए या ट्रेन पे जाए। बेनिफिट्स ऑफ हैविंग कार इन न्यूयॉर्क, नॉन मॉनेटरी चीज है। हैसल ऑफ पार्किंग कार इन न्यूयॉर्क, नॉन मॉनेटरी है। पर डे कॉस्ट ऑफ पार्किंग इन न्यूयॉर्क, ये रेलेवेंट हो जाएगा कि अगर गाड़ी लेके गए तो ये पर डे पार्किंग कॉस्ट भी एप्लीकेबल होगी। तो अच्छा, इसका कोई इन्होंने सोल्यूशन वैसे नहीं निकाला हो, बस ये कॉस्ट की डिस्कशन था कि कौन सी रेलेवेंट है कौन सी नहीं है, इस पे कोई मसला तो नहीं है ना। अब मुझे ये दो चीजें समझ में नहीं है, पार्किंग फी एट स्कूल एग्जैक्टली किस चीज को कह रहे हैं, लेकिन एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट है 360, तो आई एम अज्यूमिंग कि ये एक उसका वो पार्किंग स्पॉट की फी है उसकी यूनिवर्सिटी की, तो ये इररेलेवेंट हो जाएगी क्योंकि ये एक एनुअल फी उसने पहले से ही पे कर दी होगी, या नहीं कि पूरी ही पे करनी है। ये सब हम स्किप कर देते हैं, ये इन्हीं की सबकी एक्सप्लेनेशन है जो ऊपर हमने कॉस्ट के आइटम्स डिस्कस किए थे। हाँ, तो कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस एंड रिपेयर जिसके पहले हम बात कर रहे थे, इट इज रेलिवेंट इन द लॉन्ग रन, दीज कॉस्ट डिपेंड अपॉन माइल्स ड्रिवन। तो यहाँ जो ये वाली कॉस्ट थी 0.65 मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स 0.065, ये रेलिवेंट कह रहे हैं। मंथली स्कूल पार्किंग फी इज नॉट रेलिवेंट बिकॉज इट मस्ट बी पेड इफ शी ड्राइव्स और टेक्स द ट्रेन। ये सारी बातें हमने कर ली है, इनकी सबकी एक्सप्लेनेशन है जो ऊपर लिखी हुई आएंगी। यहाँ अब उन्होंने जो भी रेलेवेंट कॉस्ट हैं उनका कंपैरिजन निकाल लिया, सारी रेलेवेंट कॉस्ट जमा कर ली है, गैसोलीन का रेट और कितने माइल्स ड्राइव करना है, 230 था तो राउंड ट्रिप के 460 माइल्स हो गए 8.05 पर माइल। तो 23 गैसोलीन की कॉस्ट आ रही है, $23 मेंटेनेंस की $30 है, रीसेल वैल्यू की रिडक्शन माइनस हो रही है, कॉस्ट एडिशनल कॉस्ट लग रही है, और न्यूयॉर्क में पार्किंग फॉर 2 डेज $50। तो टोटल कॉस्ट उसको गाड़ी ले जाने की $115 लग रही है, जबकि ट्रेन का राउंड ट्रिप टिकट है $104। तो जहाँ पे कॉस्ट कम है वो डिसीजन ले लेना चाहिए। ये एग्जाम्पल है जो कि सॉल्व्ड है। Management of a company is considering a new labor saving machine that rents for 3,000 per year. तो मशीन होगी जिसका रेंट 3,000 होगा। Data about the company's annual sales and costs with and without the new machine are as follows. तो करंट सिचुएशन के नंबर्स हैं सारे, सिचुएशन विद न्यू मशीन है और डिफरेंशियल है। तो लेबर सेविंग मशीन है तो ऑब्वियसली डायरेक्ट लेबर में सेविंग आ रही है उनकी 15,000 की, $3 पर यूनिट ये लोग सेव कर रहे हैं इनटू 5,000 यूनिट्स, तो ये 15,000 की सेविंग आ रही है जो डिफरेंशियल है। बाकी सब सेम है, और नई मशीन पे जो रेंट देना है 3,000, वो यहाँ पे एक एडिड कॉस्ट आ रही है। तो 15,000 यहाँ पे सेविंग हो रही है लेबर कॉस्ट में, लेकिन एडिशनल 3,000 रेंट देना है, तो नेट इनकी सेविंग्स हो रही है 12,000 की। तो कंपनी को ये लेबर सेविंग मशीन उठा लेनी चाहिए, खरीद लेनी चाहिए। सही है, लेबर सेविंग मशीन है तो डायरेक्ट मटेरियल पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वेरिएबल ओवरहेड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बाकी चीज़ों पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो जो रेलिवेंट थी वहाँ उनका डिफरेंस हमने कंसिडर कर लिया और उसकी बेसिस पर डिसीजन ले लिया कि नेट इनकम 12,000 से बढ़ रही है। ये उस चीज़ की एक्सप्लेनेशन है। नेट एडवांटेज टू रेंटिंग के 15,000 की सेविंग है, लेकिन 3,000 एडिशनल एक्सपेंस है, तो नेट सेविंग 12,000। यार फाद इसका क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है? क्वेश्चन अभी नीचे पॉसिबली आएगा एक, अभी तो हाँ अभी एक वो कॉन्सेप्ट ही चल रहा है शुरू में। तो एक क्वेश्चन आ सकता है ये वाला कि एडिंग और ड्रॉपिंग सेगमेंट, सही है, कि कोई कंपनी के मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं या सेगमेंट्स हैं और वो ये सोच रहे हैं कि कोई एक सेगमेंट या प्रोडक्ट को हम कंटिन्यू करें या ड्रॉप कर दें। तो ये एग्जाम्पल कहाँ से शुरू हो रही है? Due to declining property of digital watches, Lovell Company's digital watch line has not reported a profit for several years. They are considering dropping this product line.
company should drop the digital watch segment only if its profit would increase. This would only happen if the fixed cost savings exceed the loss contribution margin. इस स्टेटमेंट का मतलब अभी आगे समझ में आ जाएगा. तो ये डिजिटल वॉचेस सेगमेंट का डेटा है कि 500 वॉचेस की सेल्स हो रही हैं जिसके ऊपर 200 वेरिएबल कॉस्ट है, तो 300 इनका कंट्रीब्यूशन मार्जिन बनता है, लेकिन फिक्स कॉस्ट सारी मिला के 400,000 है, तो इनको नेट ऑपरेटिंग लॉस होता है 100,000 का फॉर दिस वॉचेस सेगमेंट. अब आगे यार ये जो हाँ, आगे कमीशन है ये यहाँ पे इंक्लूड करेंगे? कमीशन तो ये वाला आपका पीरियड कॉस्ट में आता है ना ये तो? नहीं, ये नहीं, वेरिएबल कमीशन तो कॉस्टिंग की मेरा बेसिस ख्याल पे देख रहे हैं. वेरिएबल है कॉस्टिंग में जितने भी वेरिएबल कॉस्ट होती है ना, वो वेरिएबल के उसमें हेड में आ जाती है ना, कंट्रीब्यूशन मार्जिन से ऊपर. तो वो सेल्स कमीशन हो या कुछ भी हो, वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन से ऊपर ही आएगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ आप दो तरह की कैटेगराइजेशन कर रहे हैं कि या तो कॉस्ट वेरिएबल है यानी पर यूनिट चेंज हो रही है, हर नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ चेंज हो रही है, या फिक्स्ड है. तो इसलिए यहाँ पे अच्छा कमीशन ऊपर आ रहा है क्योंकि ये वेरिएबल कॉस्टिंग वाला मेथड यूज हुआ हुआ है. तो मतलब अच्छा वेरिएबल अच्छा, कॉस्ट अलग कर दी और फिक्स्ड कॉस्ट अलग कर दी. तो आगे ये लोग ये मतलब यहाँ लिखना पे कह वो रहे हैं. प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट नहीं किया. यार हाँ, मतलब वेरिएबल कॉस्टिंग में प्रोडक्ट कॉस्ट पहले ले लेते हैं, तो ये वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो प्रोडक्ट कॉस्ट हो गई होगी, लेकिन जो नीचे की भी जो वेरिएबल कॉस्ट होती है ना, उनको भी आप ऊपर लेके आ जाते हैं. तो यानी ग्रॉस प्रॉफिट जो अच्छा. यूजुअली हम देखते हैं ना नॉर्मल बैलेंस शीट में, हम्म. अच्छा मतलब ये ये जस्ट फॉर वेरिएबल की डिसीजन बेसिस. मेकिंग जो हम लेकर आ जाते हैं वेरिएबल हाँ, कॉस्ट. मतलब ये बस रीअरेंज की हुई है कॉस्ट के, जो वेरिएबल है उनको सबको ऊपर लिया और फिक्स्ड को नीचे ले गया सबको, ताकि ठीक कंट्रीब्यूशन है. मार्जिन स्पेसिफिकली वो उसके साथ लिंक्ड रहे ना, यूनिट सेल्स के साथ. ठीक है. तो अब ये कह रहे हैं कि जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं उनमें कुछ ऐसे फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं जो ये डिजिटल वॉचेस बंद भी हो जाए सेगमेंट तो भी वो शायद रहेंगे, और कुछ ऐसे हैं जो वॉचेस सेगमेंट के साथ चले जाएंगे. तो फॉर एग्जांपल जनरल फैक्ट्री ओवरहेड है. अब ये एक सेगमेंट है डिजिटल वॉचेस, इनके बाकी सेगमेंट तो चलते ही रहेंगे, तो फैक्ट्री ओवरहेड की टोटल अमाउंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. फैक्ट्री ओवरहेड सिर्फ एलोकेट इसके ऊपर एक इस सेगमेंट को हुआ है. तो फॉर एग्जांपल अगर कंपनी के दो और सेगमेंट हैं तो ये 60,000 भी उन दो सेगमेंट्स को ही जाके एलोकेट हो रहा होगा. तो ये जनरल फैक्ट्री ओवरहेड इज इररेलेवेंट, कंपनी को इन एनी केस ये कॉस्ट इंकर करनी ही है. सैलरी ऑफ लाइन मैनेजर जो है वो रेलिवेंट हो जाएगी कि भाई लाइन मैनेजर इस डिजिटल वॉचेस का है, तो अगर सेगमेंट खत्म हो जाएगा तो लाइन मैनेजर भी खत्म हो जाना चाहिए. डिप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट जो है वो इररेलेवेंट होगी, क्योंकि इक्विपमेंट कंपनी खरीद चुकी है, वो डेप्रिशिएट होता रहेगा. एडवर्टाइजिंग डायरेक्ट है, तो मतलब डायरेक्ट मतलब जो इससे स्पेसिफिक है डिजिटल वॉचेस से, तो ये एडवर्टाइजिंग कॉस्ट रेलिवेंट हो जाएगी, क्योंकि अगर सेगमेंट बंद होगा तो ये एडवर्टाइजिंग भी बंद हो जाएगी. और फैक्ट्री स्पेस का रेंट जो है वो इररेलेवेंट होगा, कि वो फैक्ट्री स्पेस उन्होंने अपने पूरे ऑपरेशंस के लिए ली हुई है, तो एक पार्ट ऑफ ऑपरेशंस अगर बंद होगा तो वो इस रेंट फिर भी पूरा देना है. और जनरल एडमिन एक्सपेंस जनरल है जो सबके ऊपर एप्लीकेबल है, तो ये भी इररेलेवेंट होगा क्योंकि ये भी एक्सपेंस इनकर होना ही है. 30,000. ये सारी बातें ये कह रहे हैं कि टोटल जनरल फैक्ट्री ओवरहेड, जनरल एडमिन ओवरहेड विल नॉट बी अफेक्टेड if the digital watch line is dropped. अच्छा फाद, इसमें जो रेंट ऑफ फैक्ट्री स्पेस है ना, ये क्या कहते हैं, इन्होंने आगे अवॉइड किया है अच्छा अवॉइड क्योंकि किया वो है तो फिर उन्होंने, हाँ, मतलब इसमें वो वो वाली उन्होंने चीज है, मतलब या समझ तो लो कि एक स्पेसिफिकली लिख पोर्शन दें कि होगा, भाई पोर्शन उन्होंने है। हाँ वो पोर्शन सिर्फ ये सिर्फ फैक्ट्री इन्होंने वॉचेस के हाँ, लिए ही ली हुई और है. इसमें मेरे और हिसाब से मैंने ये रखा है कि अगर स्पेस लिखा हुआ हो ना, तो स्पेस का मतलब है कि आप उसको अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। और अगर क्या कहते हैं वो रेंट ऑफ फैक्ट्री में आ जाए तो फिर उसको ओवरऑल लेना ही पड़ेगा कि भाई यार अनअवॉइडेबल है। हाँ मतलब सर से एक कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी भाई कि ये सिर्फ वॉचेस के लिए स्पेस यूज हो रही है या टोटल स्पेस है या क्या चीज है. आगे आएगी ये चीज। अब ये इस तरह क्यों शो हो रहा है.
स्लाइड शो दिख रहा है? चलो यहीं पे सॉल्यूशन देख ले। कंट्रीब्यूशन मार्जिन लॉस ऑफ डिजिटल वॉचेस आर ड्रॉप 300,000। जो यहाँ पे 300,000 का कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, ये तो पूरा पूरा वैसे ही निकल जाएगा। जीरो सेल्स होंगी तो जीरो कंट्रीब्यूशन मार्जिन होगा। अब जो बाकी फिक्स कॉस्ट हैं वो दैट फिक्स कॉस्ट दैट कैन बी अवॉइडेड हैं, सैलरी ऑफ लाइन मैनेजर, एडवर्टाइजिंग डायरेक्ट और रेंट फैक्ट्री स्पेस। अब यहाँ इन्होंने अजम्पशन ये ली है कि जो फैक्ट्री स्पेस है, जो यूसुफ कह रहे हैं कि भाई इन्होंने इस वॉचेस के लिए ही फैक्ट्री स्पेस ली हुई है, तो वॉचेस का सेगमेंट खत्म तो फैक्ट्री स्पेस की भी जरूरत नहीं, तो ये कॉस्ट भी सेव हो गई। तो नेट सेविंग इनकी हो रही है 260,000 की। तो नेट इनका लॉस हो रहा है 40,000 का, क्योंकि 300,000 का कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी ये लूज कर रहे हैं। तो इससे हमने ये नतीजा निकाला है कि इनको ये वॉचेस का सेगमेंट ड्रॉप नहीं करना चाहिए। कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट बना के भी दिखा दी इन्होंने कि एंड किया जो भाई ये कि अगर डिजिटल वॉचेस का सेगमेंट होगा और डिजिटल वॉचेस का सेगमेंट नहीं होगा तो ऊपर सब जीरो हो गया, -300,000 यहाँ आ गया, और ये कॉस्ट का कंपैरिजन आ गया कि कहाँ कहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, आप दोबारा आ गए? हाँ, क्यों मैं नहीं आ सकता? नहीं, मेरा मतलब है कि मुझे क्या पता तुरंत वालेकुम आया गया अस्सलाम। तो। वालेकुम सलाम। तो एंड रिजल्ट ये निकला भाई कि नेट ऑपरेटिंग मतलब डिफरेंस जो है वो आपका ऑपरेटिंग लॉस है 40,000 का, तो आपको ये सेगमेंट ड्रॉप नहीं करना चाहिए। ऑल दो नेट बेसिस पे आप इसमें नेट ऑपरेटिंग लॉस ही रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आपका जो है वो सेगमेंट ड्रॉप करने से जो है वो आपकी इनकम और कम हो जाएगी 40,000 से। अच्छा तो फाद, इसमें तो अगर हम ये करते तो हमें क्या कहते 40,000 की और मजीद, मतलब उसमें 1 लाख का लॉस था ना, तो अगर हम ये ड्रॉप करते तो ओवरऑल 140,000 का लॉस है 140,000 होता। हाँ। तो हमें अगर वो कहते हैं कि भाई आपने जो है आपके पास मतलब कि पूरा फैक्ट्री का, जैसे कोई सवाल में देख रहा था कि भाई उसमें 3 पोर्शंस है, ठीक है, एक उन्होंने ड्रॉप कर दिया, ठीक है, तो फिर क्या कहते हैं कि जैसे कि यही है कि जैसे कि ये ड्रॉप कर दिया तो हम इसका इम्पैक्ट ओवरऑल 140,000 का बताएंगे ना कि भाई ये कॉस्ट जो है ये तो इंकर होगी, जैसे कि तुम्हारा जनरल फैक्ट्री ओवरहेड हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, इसी तरीके से तुम्हारे जनरल एडमिन एक्सपेंस वगैरह हो गए, तो ये तो हम शो करेंगे ना इसी तरीके से, वो आपकी ओवरऑल हाँ प्रॉफिटेबिलिटी पे यार, अफेक्ट डालेगा आंसर ना। के असल में, हाँ आंसर के देखो ये दो तरीके हैं। एक तो ये वाला तरीका हो गया कि पूरी इनकम स्टेटमेंट बना ली और ये करंट सिचुएशन दिखा दी, न्यू सिचुएशन दिखा दी और सिंपल डिफरेंस निकाल लिया दोनों का। सही है ना? एक तरीका ये है और दूसरा जो सोल्यूशन है वो ये वाला है कि आपने सिर्फ डिफरेंसेस इस तरह लिस्ट डाउन कर दिए कि ऊपर आपने उनका मतलब जो इनकम स्टेटमेंट के हेड वाइज जो भी नंबर चल रहे हैं शुरू से स्टार्ट होके उन सबको लिस्ट डाउन कर दिया कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन लूज होगा वो आ गया, उसके बाद जो जो कॉस्ट अवॉइड हो रही है वो कॉस्ट दिखा दी और उनका नेट निकाल लिया कि नेट आपका क्या नंबर बन रहा है। तो ये वाला तरीका भी, ये वाले सोल्यूशन इस तरीके से भी सोल्यूशन दिखा सकते हैं और इस तरीके से। मेरे ख्याल है ये वाला तरीका ज्यादा बेहतर है, मतलब इसमें ऑब्वियसली लिखना ज्यादा पड़ रहा है लेकिन सब चीज सामने सामने आ गई ना, फिर सिर्फ आपने माइनस ही करना है और इससे आप बेटर विजुअलाइज भी कर सकते हो कि एग्जैक्टली कहाँ पर अच्छा डिफरेंस आ रहा फहद, है। ये चीजें सारी गिवन होगी हमें क्या? यार हाँ, तो इस सवाल में इन्होंने ये पूरी इनकम स्टेटमेंट हमें दी हुई थी यहाँ पे। सही है, इन कॉस्ट्स को हमने हमने डिटरमिन करना था, जो हम बैठ शुरू में डिस्कस कर रहे थे कि कौन सी कॉस्ट रेलेवेंट होगी कौन सी नहीं होगी, ये हमें डिस्कस सही। करना, मतलब हमें डिसाइड करना होगा। मतलब और ये इसी अगर तरह लिख की, लेंगे तो कुछ नंबर मिल ही जाएंगे इस तरह से। हाँ, और हाँ इससे उमर, वही मैं कह रहा हूँ कॉपी ना। करने के लिए काफी डेटा होगा इस दफा ना सवाल में ही। यही मैं पूछ रहा हूँ हाँ तो कि ये अच्छा अगर है। ऐसे लिख लेंगे तो फिर कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। हाँ, और इसमें ज्यादा थोड़ा लॉजिक वाली चीज है कि मतलब आपने थोड़ा लॉजिकली देखना है कि जनरल फैक्ट्री ओवरहेड है तो जनरल का जो वर्ड है वो तो सीधा सीधा इररेलेवेंट ही हो जाएगा कि यार ये कॉस्ट तो दोनों सिचुएशन में रहेगी। एडवर्टाइजिंग को उन्होंने डायरेक्ट लिखा हुआ है कि ये इस सेगमेंट के लिए डायरेक्ट है, तो आप यू कैन लॉजिकली से कि अच्छा हाँ फिर ये तो अवॉइड हो जाएगी। लाइन मैनेजर सिर्फ इसी सेगमेंट का है तो लाइन मैनेजर की जरूरत खत्म हो जाएगी, मतलब इस तरह हमने एक वो
क्रिटिकल थिंकिंग करके ही निकालना है कि कौन सी कॉस्ट रहेगी कौन सी नहीं रहेगी। तो मेरे ख्याल से थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इस वाले तरीके से करना ज़्यादा बेहतर होगा ताकि ये आसानी से हो जाए। क्योंकि मिड टर्म में मुझसे भी ये गलती यही हुई थी, इसी तरह का सवाल आया हुआ था, लेकिन मैंने थोड़ा वो टाइम बचाने के लिए सिर्फ डिफरेंसेस निकालने की कोशिश की थी, लेकिन फंस गया था मैं। तो इसमें भाई ये है कि ऑल्दो वो लॉस वॉचेस जो है वो 100,000 का लॉस नेट लॉस रिपोर्ट कर रही हैं, लेकिन हमें उनको ड्रॉप नहीं करना चाहिए। ये हमने नतीजा निकाला है। ये स्लाइड सारी आगे बढ़ गई। अच्छा, अब से मेक और बाय एनालिसिस है, खरीद लें या उसको इन हाउस बनाएं। तो थ्योरी वगैरह आई थिंक हम बाद में देख लेंगे या अपने टाइम पे देख लेंगे सब। यार पेपर का पैटर्न का पता है? हेलो, हाँ, वो पता रेक्टेंगल नहीं। शेप में होगा और कागज का होगा। उस वक्त तो यही शुरू कर देना कि लेंथ कितनी है और विड्थ कितनी है। यार ये तो आप पता लगा ले भाई कि रुबीना या आप कुछ अगर वो दे या दें। मेरी तो वो कॉल ही नहीं उठा रहे। अभी मैंने उनको कॉल की थी ना समझ और गए उनको होंगे मैसेज भी वो कि ड्रॉप किस किया लिए है। कॉल कर रहे हैं बच्चे। नहीं फिर मैंने उनको मैसेज भी किया था कि सर ये कंफर्म कर दें कि ये वाली चीजें एक्सक्लूड है ना, तो उन्होंने मेरा रिस्पॉन्स ही नहीं किया। ब्लू टिक बना हुआ ओ, है। ये तो सवाल से तुमको आइडिया मिल जाएगा। नहीं ब्लू टिक बना हुआ नहीं आया। डिलीट कर चलो दो। देख लो। ऑफ कर दिया लास्ट सीन आ रहा है बट तो खैर यार क्या बात हो रही। हाँ रोज अच्छी तरह समझ, अच्छी तरह। हाँ, तो मेक और बाय डिसीजन है भाई। तो कंपनी मैन्युफैक्चर्स पार्ट 4A दैट इज यूज्ड इन वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट, और यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट जो है वो यहाँ पे गिवन है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, डेप्रिसिएशन, सुपरवाइजर सैलरी, जनरल फैक्ट्री ओवरहेड। अब वो डिसीजन ये इनको लेना है। इक्विपमेंट यूज्ड टू मैन्युफैक्चर 4A हैज नो रीसेल वैल्यू। Total amount of general factory overhead which is allocated on the basis of direct labor hours would be unaffected by this decision। देखो इस तरह लिख के दे दें तो ज़्यादा आसान हो जाएगा ना, कि general factory overhead would be unaffected। 30 unit product cost is based on 20,000 parts produced each year. An outside supplier has offered to provide the 20,000 parts at a cost of 25 per part। तो डिसीजन ये लेना है कि ये 20,000 पार्ट्स हम खुद बनाएं या बाहर से सप्लायर से ले लें। तो पर यूनिट कॉस्ट यहाँ आ रही है 30 और सप्लायर कह रहे हैं मैं आपको 25 में दे दूंगा। तो अब आपने ये डिसीजन लेना है। तो अब आप रेलेवेंट कॉस्ट उठा लेंगे। ऊपर तो ये आ गया कि भाई आउटसाइड सिंपल आप अगर सप्लायर से परचेज करेंगे वो तो पर यूनिट 25 का देगा और आपकी 20,000 यूनिट्स खरीदने की कॉस्ट हो जाएगी 5 लाख 500,000 20,000 इंटू 25। और अगर आप खुद बनाते हैं तो डायरेक्ट मटेरियल आपका रेलेवेंट है, डायरेक्ट लेबर रेलेवेंट है, ओवरहेड रेलेवेंट है, लेकिन डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट रेलेवेंट नहीं है, तो इसको आप कंसिडर नहीं करेंगे। सुपरवाइजर सैलरी रेलेवेंट है, सुपरवाइजर हट जाएगा अगर आप खुद इन हाउस नहीं बना रहे होंगे, और जनरल फैक्ट्री ओवरहेड इररेलेवेंट है। तो इन सब कॉस्ट को आपने ऐड किया तो आपकी टोटल कॉस्ट एक्चुअली आई 340,000, और 340,000 को 20,000 पे अगर डिवाइड करें तो 17 पर यूनिट बना ना कॉस्ट आपकी, जो रेलेवेंट कॉस्ट है वो हाँ सही है, $17 वहाँ पर पे यूनिट 5 है। लाख आ रहा है ना, यहाँ पे 340, तो यही यहाँ भी हाँ, ये डिसीजन ले सकते 340 में मेक पे कॉस्ट आ रही है और 5 लाख में बाय पे। तो आपने ये डिसीजन लिया कि हम, ये एक्सप्लेनेशन है कि कौन सी कॉस्ट क्यों इररेलेवेंट या कंसिडर नहीं हो रही। शुड वी मेक और बाय, तो हमें बना लेना चाहिए भाई खुद से। 340,000 की कॉस्ट आएगी टोटल। ये समझ में आ गया भाई? वही रेलेवेंट इररेलेवेंट के डिफरेंट यूज केसेस हम पढ़ते जा रहे हैं। यार अपॉर्चुनिटी इसमें अब कॉस्ट, ये कैपेसिटी आपकी है, उसकी यूटिलाइजेशन नहीं बताई हुई।
अब कैपेसिटी है नहीं है हमारे पास, ये लिखा हुआ है कहीं पे इसमें नहीं लिखा हुआ था तो हम अज्यूम करेंगे कि है? हाँ, हम मतलब लिखा नहीं है तो हम अज्यूम करेंगे है, वरना आगे जो सवाल है उनमें कैपेसिटी का भी आ जाता है कि कैपेसिटी कितनी है कितनी नहीं है। फहद, हम्म, इससे ऊपर डाटा पे आना, जो क्वेश्चन में डाटा गिवन है वर्डिंग से पहले, ये जो इन्होंने 30 गिवन किया है, अगर हम यहीं से देख लें कि जर्नल फैक्ट्री ओवरहेड 10 माइनस कर दें 30 में से, और डेप्रिसिएटेड इक्विपमेंट 3, तो 17 बचा और 25 का पड़ रहा है, तो डाटा से ही अगर डायरेक्ट कर दें। हाँ, मतलब तुम बजाय मतलब यही चीज को बजाय टोटल की फॉर्म में लिखने के यहाँ पे तुम यहीं पे माइनस कर लेते हैं ना, सिर्फ ये वाला पार्ट ही यार ये आगे consider हुआ हुआ है, ये इस तरीके से भी हुआ हुआ है आगे। हाँ, मतलब वो सही है, हाँ वो शॉर्ट हो जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन वाली पार्ट, मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट बच जाएगा, ये वाली एफर्ट बच जाएगी। तो अब यहीं पे यहाँ पे इसको डेप्रिसिएशन को 0 दिखा देना, 10 को 0 दिखा देना और सम दिखा देना कि 17 बन रहा है एज अपोज टू 25, तो हमें इन हाउस बना लेना चाहिए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का यूज केस है, प्रिपेयर एनालिसिस शोइंग वेदर स्पेशल ऑर्डर शुड बी एक्सेप्टेड और नॉट। अच्छा, अब स्पेशल ऑर्डर में अजम्पशन ये है कि ये वन टाइम ऑर्डर है जो नॉर्मल ऑनगोइंग बिजनेस के ओवर एंड अबव आ रहा है, यानी उसके ऊपर से आ रहा है। सो ओनली इंक्रीमेंटल कॉस्ट एंड बेनिफिट्स आर रेलेवेंट हियर। इसकी हम एग्जांपल अब यहाँ देख लेते हैं कि जेट इंक है जो सिंगल प्रोडक्ट बना रही है जिसकी सेलिंग प्राइस है 20 पर यूनिट। Distributor offers to purchase 3,000 units for 10 per unit. This is a one-time order and would not affect regular business. Capacity is 10,000 units, but Jet Inc. is currently producing and selling only 5,000. तो 3,000 एडिशनल यूनिट्स की कैपेसिटी इनके पास है। कैपेसिटी वाला सवाल तो यही सॉल्व हो गया कि कैपेसिटी का मसला तो नहीं है। अब इनको सिर्फ अपना कॉस्ट स्ट्रक्चर देखना है कि हमें ये वारा खाएगा कि नहीं। तो ये डाटा इन्होंने सवाल के साथ ही हमें दे दिया है कि अगर ये, हाँ मतलब ये 5,000 जो अभी ये लोग बना रहे हैं उसकी इनकी इनकम स्टेटमेंट क्या बनती है कि 20,000 इनकी सेलिंग प्राइस है और टोटल वेरिएबल कॉस्ट आती है 40,000। तो 40,000 को हमने 5,000 यूनिट्स पे डिवाइड किया तो $8 वेरिएबल कॉस्ट आ रही है पर यूनिट। ठीक है, और कंट्रीब्यूशन मार्जिन आपका बन गया 12 पर यूनिट। अब अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटर कह रहा है, सॉरी ये पार्ट यहाँ लिखा है या नहीं लिखा, मतलब जो नीचे की फिक्स कॉस्ट है वो यहाँ पे इररेलेवेंट हो जाएंगी। स्पेशल ऑर्डर के केस में ये सब इररेलेवेंट हो जाएगा क्योंकि ये कंपनी का नॉर्मल बिजनेस तो चल ही रहा है, तो ये फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही रहेंगी। तो आपने सिर्फ ये देख लेना है कि वेरिएबल कॉस्ट क्या लग रही है और इंक्रीमेंटल रेवेन्यू क्या है। तो इंक्रीज इन रेवेन्यू 3,000 यूनिट्स बिकेंगे और उस डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा है कि वो $10 के बिकेंगे, तो 30,000 का इंक्रीमेंटल रेवेन्यू है और इंक्रीज इन कॉस्ट आपका होगा 3,000 यूनिट्स इंटू 8 वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 24,000। तो नेट इनकम आपकी 6,000 से इंक्रीज हो रही है। तो आप कहेंगे जी ये ऑर्डर हम एक्सेप्ट कर लेंगे। This answer assumes that fixed costs are unaffected by the order and that variable marketing cost must be incurred on the special order. Variable marketing cost थी, हाँ मतलब वेरिएबल मार्केटिंग कॉस्ट का कुछ लिखा हुआ नहीं था, तो ये वेरिएबल मार्केटिंग कॉस्ट यहाँ इंक्लूडेड थी 40,000 में, जिसके बेसिस पे 8 वेरिएबल कॉस्ट आई थी हमारी। तो यहाँ हमने सिर्फ इंक्रीमेंटल रेवेन्यू माइनस इंक्रीमेंटल कॉस्ट देख लिया स्पेशल ऑर्डर के केस में। अब स्पेशल ऑर्डर का एक और केस है। Northern Optical sells X lens for $50. Selling price है, variable production cost is $10 and fixed production cost is 18 per unit and variable selling cost is $1. A customer is requested a special order for 10,000 units of X lens to be imprinted with the customer's logo. Special order would not involve any selling cost, तो ये selling cost नहीं होगी। But Northern Optical will have to purchase an imprinting machine for 50,000 जो कि fixed cost आ गई। तो अब ये पूछ रहे हैं what is the rock bottom minimum price below which Northern Optical should not go in its negotiations with the customer.
एसेंशियली टोटल कॉस्ट किस में कवर हो रही है, यानी टोटल कॉस्ट कितने यूनिट प्राइस पे कवर हो जाएगी, इन्होंने ये पूछा, विच विल बी रॉक बॉटम मिनिमम प्राइस। there is ample idle capacity to fulfill the order, कैपेसिटी का मसला सॉल्व हो गया, and imprinting machine has no further use after this order। तो इसकी कैलकुलेशन हम ये कर लेते हैं कि सेलिंग प्राइस यही है $10। तो अगर हम 10,000 यूनिट बनाते हैं, $10 के ऊपर सेल होते हैं, तो हमारा इंक्रीमेंटल रेवेन्यू होगा 1 लाख। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट 18 ही रहेगी। 18 हम माइनस करेंगे, नहीं सेलिंग प्राइस सॉरी 50 है, ये गलत, मैं ये देख रहा हूँ, सेलिंग प्राइस 50 है, तो 10,000 इंटू 50 होगा हमारा इंक्रीमेंटल रेवेन्यू 500,000। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट इज $10, तो ये $10 वेरिएबल कॉस्ट माइनस हो जाएगी 1 लाख की। और उसके बाद हमें इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट ये वाली लेनी होगी, जो हमें सिर्फ इस ऑर्डर के लिए स्पेशल एक मशीन लेनी पड़ रही है 50,000 की। तो ये 50,000 हम उसमें से माइनस करेंगे, तो हमारे पास नेट सेविंग्स ही आ रही होगी। अच्छा, हमें निकालना है कि वो मिनिमम प्राइस निकालनी है, सॉरी हमें तो सेलिंग प्राइस इग्नोर करके वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट 100,000 आ गई, जो भी हम कैलकुलेट कर रहे थे 10 इंटू 10,000। एडिशनल फिक्स कॉस्ट आ गई जो इम्प्रिंटिंग मशीन खरीदने की है, तो टोटल रेलेवेंट कॉस्ट 150,000 हो गई, और नंबर ऑफ यूनिट्स 10,000 प्रोड्यूस करने हैं, तो हमारी एवरेज कॉस्ट पर यूनिट आ रही है 15 इज द मिनिमम प्राइस दैट वी कैन ऑफर। उससे नीचे हम ऑफर नहीं कर सकते, फिर हमारा उस ऑर्डर के ऊपर लॉस हो रहा होगा। तो ये इस सवाल का आंसर हो गया। Determine the most profitable use of a constrained resource and value of obtaining more of the constrained resource। यार फरहान, वो फहद, हम्म, यार पीछे एक दफा सवाल पे जाना। इस सवाल में 50,000 का जो एडिशनल परचेज हो रहा था और हमें ऑर्डर मिल रहा था 10,000 का, अगर मैं इसको पर यूनिट पे वैल्यू निकाल लूं, 50,000 को डिवाइड करा दूं 10,000 से, तो 5 आ गया, और वेरिएबल कॉस्ट में फिक्स ऐड कर दूं, तो 23 रुपए डायरेक्ट जवाब नहीं होना चाहिए था। नहीं, इस पे वेरिएबल नेगोशिएट कॉस्ट, कर ले। वेरिएबल कॉस्ट ये रही ना 10 है, 10 और 15 होगा ना, 5 15 जवाब होगा। सही, 15 सही है। 18 इज द फिक्स, वो जो 18 है वो सही। फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट है, ठीक है, जिसको ठीक हम अज्यूम करेंगे कुछ इस पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। है, बस ठीक है, तो वो वही हो जाएगा 10 + 5 15। 15, हाँ 15 वैसे ही आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, अब हम कंस्ट्रेंट रिसोर्स के ऊपर आ गए हैं कि कोई रिसोर्स जो आपके पास लिमिटेड क्वांटिटी में है, वो एक कंस्ट्रेंट रिसोर्स है एंड इट कॉजेज अ बॉटलनेक। ये थ्योरी आप लोग पढ़ते रहेंगे। हाँ, तो इसका एक क्विज में भी सवाल था ना। तो व्हेन अ कंस्ट्रेंट एग्जिस्ट, द कंपनी शुड सेलेक्ट अ प्रोडक्ट मिक्स दैट मैक्सिमाइजेस द टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन अर्न्ड सिंस फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन अनचेंज्ड। It should promote those products that earn the highest contribution margin in relation to the constraining resource। यानी अगर एक रिसोर्स कंस्ट्रेंड है, तो उस रिसोर्स के यूनिट यूजेज के ऊपर आपको कंट्रीब्यूशन कितना बन रहा है, इसकी बेसिस पे आपको डिसीजन लेना चाहिए कि कौन सा काम करना है और कौन सा काम नहीं करना। इसकी एग्जांपल हमने क्लास में ये वाली की थी कि एक कंपनी 2 प्रोडक्ट बनाती है, प्रोडक्ट 1 एंड 2। सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन है, वेरिएबल एक्सपेंसेस दोनों के गिवन है, और कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट गिवन है 24 एंड 15। टोटल डिमांड पर वीक 2000 और 2200 गिवन है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो गिवन है, मार्जिन रेशियो इज 24/60 और 15/50। कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस। और प्रोसेसिंग टाइम रिक्वायर्ड ऑन मशीन A1 पर यूनिट, के प्रोडक्ट 1 का 1 मिनट में 1 यूनिट बनता है, और प्रोडक्ट 2 का आधे मिनट में 1 यूनिट बनता है। आगे ये कह रहे हैं मशीन A1 इज द कंस्ट्रेंड रिसोर्स एंड इज 100% of its capacity
there is excess capacity on all other machine. Machine A1 has a capacity of 2400 minutes per week. तो ये हमारा कंस्ट्रेंट रिसोर्स आ गया टाइम मशीन A1 वाला, कि हमारे पास सिर्फ 2400 मिनट्स हैं जिसके लिए ये मशीन आपकी चल सकती है। तो हमें अब दे आर आस्किंग कि प्रोडक्ट 1 पे फोकस करना चाहिए या प्रोडक्ट 2 पे। तो हमें ये देखना है कि पर मिनट हम किस में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन बना रहे हैं। तो यहाँ पे 1 मिनट में 1 यूनिट बनता है और उस यूनिट पे हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता है 24। तो हम पर मिनट $24 कमा रहे हैं। और यहाँ पे आधा मिनट में बनता है, तो 1 मिनट में हमारे 2 यूनिट बन रहे हैं प्रोडक्ट 2 के। 1 मिनट में 2 यूनिट बन रहे हैं और पर यूनिट 15 है, तो हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर मिनट बन रहा है $30। तो हमारा पहला फोकस जो है वो प्रोडक्ट 2 होनी चाहिए। सही है, ये बात समझ में आ गई कि कंस्ट्रेंट रिसोर्स के रेलेवेंस में हम देख लेंगे कि हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर कंस्ट्रेंट रिसोर्स क्या निकल रहा है। तो आगे ये पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ ईच प्रोडक्ट कैन बी प्रोसेस थ्रू मशीन A1 इन 1 मिनट। तो प्रोडक्ट 1 का तो 1 मिनट में 1 यूनिट निकल रहा था और प्रोडक्ट 2 का 1 मिनट में B 2 हो यूनिट जाएगा निकल इसका। रहे हैं। इसका आंसर B हो गया। What generates more profit for the company using 1 minute of machine A1? सही है, तो इसका हमने ये प्रोडक्ट 2। आंसर यहाँ निकाल लिया, प्रोडक्ट 2। 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट 1 कंट्रीब्यूशन यार 24 फहद, ये जो अभी तुमने पिछला वाला जो बी ऑप्शन था उसका, वो जरा सा यार पिछली स्लाइड पे जाते हो? भाई ये सवाल तो ये भी यहाँ पे सिर्फ ये कर रहे हैं कि हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ ईच प्रोडक्ट कैन बी प्रोसेस थ्रू मशीन A1 इन 1 मिनट, यानी 1 मिनट में कितने यूनिट बन रहे हैं। तो यहाँ इन्होंने लिखा था प्रोसेसिंग टाइम रिक्वायर्ड। तो 1 मिनट में प्रोडक्ट 1 का 1 मिनट प्रोसेसिंग टाइम है, तो 1 मिनट में 1 यूनिट बन रहा है। और तो यहाँ 1 मिनट में 1 बन 0.5 रहा है। प्रोसेस, हाँ, और यहाँ 0.5 प्रोसेसिंग टाइम है, तो 1 मिनट में 2 यूनिट बनेंगे। 0.5 मिनट्स प्रोसेसिंग टाइम है, सही। प्रोसेसिंग टाइम रिक्वायर्ड। तो इसलिए यहाँ पे 1 और 2 आ गया। ये थोड़ा सा वर्ड्स प्ले पे जरा नजर रखना। और यहाँ पे हमने प्रोडक्ट 2 सेलेक्ट कर लिया कि उसका $32.30 मार्जिन है पर मिनट, तो इसलिए हमें प्रोडक्ट 2 पे फोकस करना चाहिए। कीज, अच्छा ये तो वही कैलकुलेशन आ गई ना। The best plan would be to produce to meet current demand for product 2 and then use remaining capacity to make product 1. तो टोटल यूनिट्स रिक्वायर्ड हैं, प्रोडक्ट 2 की टोटल डिमांड है 2200 यूनिट्स, ये सवाल में गिवन था। और टाइम रिक्वायर्ड पर यूनिट है 0.5 मिनट्स। तो पूरी डिमांड मीट करने के लिए हमारे मिनट सिर्फ 1100 लगेंगे। और टोटल मिनट्स अवेलेबल हमारे पास क्योंकि 2400 हैं, तो जो बाकी 1300 मिनट्स बच रहे हैं वो हम प्रोडक्ट 1 के ऊपर लगा सकते हैं, जिसके हमारे 1300 यूनिट्स बन जाएंगे। तो प्रोडक्ट 2 के हमने पूरे 2200 यूनिट्स बना लिए और प्रोडक्ट 1 के हमने 1300 यूनिट्स बना लिए। और इसके ऊपर हमने टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकाल लिया कि प्रोडक्ट 1 के 1300 यूनिट्स बने, पर यूनिट 24 कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, तो टोटल ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकला। प्रोडक्ट 2 के 2200 यूनिट्स बने, 15 पर यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, तो 33,000 यहाँ पे बना। टोटल 64,200 आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन बन गया। ये मैक्सिमाइज कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, क्या बोलते हैं इसको, कंसिडर गिवन द कंस्ट्रेंट रिसोर्स। ठीक है, क्लियर है। लीनियर प्रोग्रामिंग में जो हम पढ़ते थे। अच्छा, अब सवाल है मेक्स रिप्रोडक्शन कॉलोनियल फर्नीचर फ्रॉम सेलेक्ट हार्डवुड्स। एक चेयर्स बन रही हैं और एक टेबल्स बन रही हैं। सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, बोर्ड फीट पर यूनिट और मंथली डिमांड। Supplier of hardwood will only be able to supply 2000 board feet this month. Is this enough hardwood to satisfy demand? पहले तो ये बताना है कि enough hardwood है या नहीं है।
तो हमें चाहिए 600 चेयर्स और तो दो बोर्ड फीट लगने, तो 1200 यहाँ रिक्वायर्ड है, 600 2200 into 2 इनफ तो नहीं है, और 9 आ 1000 जाएगा, यहाँ 2200 है। हाँ, चाहिए। 2200 टोटल रिक्वायरमेंट हमारी ये आ गई, 600 into 2 और 10 into 100। 2200 रिक्वायर्ड है और सिर्फ 2000 अवेलेबल है, तो देयर इज नॉट इनफ हार्डवुड। अब अगेन हमें यहाँ पे वही सब करना होगा कि 2000 को हम किस तरह यहाँ पे एलोकेट करें 2000 बोर्ड फीट को। व्हाट प्लान वुड मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स? अच्छा, तो पहले हमें निकालना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट चेयर का है $50, 80 माइनस 30, और टेबल का है 200, 400 माइनस 200। तो 50 कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट है, और बोर्ड फीट हमारा यहाँ पे क्योंकि कंस्ट्रेंट रिसोर्स है, तो बोर्ड फीट की टर्म्स में 50 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा $25 पर बोर्ड फुट। चेयर्स पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन है यार, ये आगे ही होगा ना, हाँ यहीं से देख लो ना डायरेक्ट। कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकाला दोनों प्रोडक्ट्स का, बोर्ड फीट रिक्वायर्ड पर यूनिट, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर बोर्ड फुट यहाँ पे 25 आ रहा है और यहाँ पे 20 आ रहा है। तो पहले हम चेयर्स को प्रेफरेंस देंगे, तो हमने 600 चेयर्स बनाने के लिए हमें 1200 बोर्ड फीट रिक्वायर्ड है, बाकी जो 800 फीट बचे उससे 10 फीट पर टेबल की बेसिस पे हमने 80 टेबल्स बना ली। ये हमारी एलोकेशन हो जाएगी, तो आंसर यहाँ पे भी आ गया बी, 600 और 80। ये समझ में आ गया है भाई? ठीक है। यार समझ आ गया, लेकिन बस एक चीज नहीं समझ आई, वो जो टेबल है उसके ऊपर 10 फीट कैसे है बोर्ड फीट? ये तो सवाल में ही गिवन है ना कि बोर्ड फीट रिक्वायर्ड पर यूनिट, पर चेयर यूनिट के लिए उसमें 2 आ रहे हैं 2 उसमें। रिक्वायर्ड है ठीक है, और टेबल के लिए ठीक है, 10 रिक्वायर्ड है, तो वही डाटा इन्होंने यहाँ यूज कर लिया। ठीक है। As before, Colonial Heritage's supplier of hardwood will only be able to supply 2000. Company follows a plan we have proposed. Up to how much should Colonial Heritage be willing to pay above the usual price to obtain more hardwood? अच्छा, तो यहाँ जो हमने कंट्रीब्यूशन निकाले हैं, हमने चेयर्स तो पूरी कर ली है ना, जिसपे हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर बोर्ड फुट था 25। अब बाकी टेबल हमें बचा है टेबल 20। बनाने हैं जिसपे हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन 20 है, तो हमारा 20 जो है वो 20 पर बोर्ड फुट होना चाहिए कि ये प्राइस हम देने को तैयार होंगे। Additional wood will be used to make tables. In this use, each board foot of additional wood allow the company to earn an additional $20 of contribution margin. तो पर फुट हमें $20 की अर्निंग होगी, तो हम पर फुट $20 कॉस्ट देने को तैयार होंगे। ये सवाल भी समझ में आ गया कि किस तरह सॉल्व हो रहा है। सही है। मैनेजिंग। अच्छा, वैसे फाद, अगर ये वाला जो क्वेश्चन है ये एज पर वेरिएबल कॉस्टिंग तो सही है 20 के ऊपर, लेकिन एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अगर हम करेंगे तो फिर 20 भी नहीं होगा ना यार। एब्जॉर्प्शन में ये वाला सवाल आएगा नहीं, क्योंकि इस तरह के सवाल के लिए ना ये वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट अलग अलग होना जरूरी है, मतलब उसकी बेसिस पे ही डिसीजन होता है, वरना डिसीजन ये वाला हो नहीं सकता ना। तो हाँ, ये वाला exactly. सवाल एब्जॉर्प्शन वेरिएबल कॉस्टिंग की बेसिस पे ही आएगा, यानी वेरिएबल कॉस्टिंग वाली सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी सवाल में। सही। अब वो सर कुछ घुमा दें कुछ कर दें वो अलग बात है, जैसे यहाँ तो ये सीधा सीधा नंबर अलग आ से जाता डाल है ना दें। कि हाँ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ही है, कोई ट्विस्ट मुझे तो डाल डर दे ये सर है तो वो अलग कंस्ट्रेंट ना बात बढ़ा है। दें यार, कंस्ट्रेंट कंस्ट्रेंट। बढ़ा दें, मतलब ये भी कर सकते हैं ना, या तो एक ही कंस्ट्रेंट था ना सिर्फ। हाँ नहीं ज्यादा हो जाएगा यार। ये देखो, एक तो उन्होंने वो मिड टर्म में मुश्किल हो कर दी जाएगा थी 2 ऑलरेडी, जो कंस्ट्रेंट पे वैसे। कैपेसिटी वाली जो चीज थी, याद है वो एडिशनल ऑर्डर आ रहा था लेकिन वो कैपेसिटी को एक्सीड कर रहा था, तो कुछ हाँ हमें यार, खुद से कुछ उसमें डिसीजन तो लेना खुद था। उसमें तो मैंने वो जो उनकी सोच थी वो तो मेरे जहन में ही नहीं आई थी कि अपना ऑर्डर हाँ, खत्म करके उनका ऑर्डर बना देंगे। तो वो उस तरह का ट्विस्ट डाल दिया था उन्होंने मिड टर्म में। उसका कुछ कह नहीं सकते। यार इसमें वैसे बुक में मेरे स्लाइड्स में ख्याल है ऐसा कोई क्वेश्चन? मल्टीपल कंस्ट्रेंट्स का मेरे ख्याल नहीं था, नहीं मतलब नहीं नहीं क्लास है में मेरे तो ख्याल, मुझे याद देंगे भी नहीं नहीं आ रहा। वैसे, कि वो नॉर्मली वैसे तो लीनियर प्रोग्रामिंग से करते हैं, बट
पता नहीं। हाँ मल्टीपल कंस्ट्रेंट का तो मैन्युअली सॉल्व करने में काफी टाइम लगेगा। हाँ एग्जैक्टली, यहाँ तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा अब ये आ गए हैं, नया यूज केस है रेलेवेंट कॉस्ट का कि जॉइंट प्रोडक्ट शुड बी सोल्ड एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट और प्रोसेस्ड फर्दर। अच्छा जॉइंट कॉस्ट की इन्होंने पहले एग्जांपल दी है कि a number of end products are produced from a single raw material input, जो इन्होंने क्रूड ऑयल की प्रोसेसिंग की एग्जांपल दी थी। Two or more products produced from a common input are called joint products. Point in the manufacturing process where each joint product can be recognized as a separate product is called split of point. इनपुट है ऑयल का, ऑयल गैसोलीन केमिकल्स निकल आए तो ये जॉइंट प्रोडक्ट्स हो गई, और ये स्प्लिट ऑफ पॉइंट हो गया जहाँ पे ये तीनों अलग अलग आइडेंटिफाई हो रहे हैं। और ये फिर आगे दिखा रहे हैं कि ऑयल जो प्रोडक्ट निकलती है उसकी से अलग से दोबारा फर्दर प्रोसेसिंग होती है, फिर सेल होती है। गैसोलीन फाइनल प्रोडक्ट है, सेल हो जाता है। केमिकल्स की अलग एप्लीकेशन है तो उसके अंदर फर्दर प्रोसेसिंग होके फाइनल सेल होती है। Joint costs are often allocated to end products on the basis of the relative sales value of each product or on some other basis. Allocation of this kind are very dangerous for decision making, ये theory है। और हाँ तो अब हमारा जो सवाल आएगा कि भाई जो आइडेंटिफाइबल एक प्रोडक्ट बन गई है उसको वहीं पे सेल कर दें या प्रोसेस फर्दर करें। जो ये वाला पार्ट है कि ऑयल निकल आया है इसको ही सेल कर दें या इसको फर्दर प्रोसेस करके कोई फाइनल प्रोडक्ट की शेप में ले जाएं। अगेन ये तो वही जो ऑर्डर स्पेशल ऑर्डर वाली चीज थी ना कि एज लॉन्ग एज इंक्रीमेंटल रेवेन्यू एक्सीड्स द इंक्रीमेंटल प्रोसेसिंग कॉस्ट आफ्टर द इंकर्ड स्प्लिट ऑफ पॉइंट, आपको प्रोसेसिंग कर लेनी चाहिए अगर रेवेन्यू एक्सीड कर रहा है। एग्जाम्पल है कि सॉ मिल कट्स लॉग्स फ्रॉम विच अनफिनिश्ड लंबर एंड सॉडस्ट आर द इमीडिएट जॉइंट प्रोडक्ट्स। Unfinished lumber is sold as is or processed further into finished lumber. Sawdust can also be sold as is to gardening wholesalers or processed further into presto logs. Joint product से related data ये है कि split of point पे lumber की ये sales value है और sawdust की ये sales value है। फर्दर प्रोसेसिंग के बाद उसकी सेल्स वैल्यू लंबर की वैल्यू से 270 हो जाएगी। जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्ट उसके ऊपर 176 लग चुकी है और $50 फर्दर प्रोसेसिंग की कॉस्ट है। तो अच्छा फाज इसमें एक बात है। बताना कि इसमें जो फर्दर प्रोसेसिंग की कॉस्ट है वो तो अलग दी हुई है कि भाई ये इस पे गए तो आ गए, तो ये फिर जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्ट कौन सी होगी है? जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्ट तो ये वाली है ना जो यहाँ तक जो लग चुकी है ना, जिससे पहले वो प्रोडक्ट अलग अलग हुए नहीं थे, तो अच्छा फर्दर प्रोसेसिंग में वो नहीं इररिलेवेंट तो हो उसको जाएगी फिर जो इन्होंने। एलोकेट कैसे किया हुआ है इसमें? मतलब वो तो एक तुम्हारी यार सिंगल कॉस्ट होगी ये ना। हाँ वो ये कह रहे हैं यहाँ पे कि दे आर यूजुअली एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव सेल्स वैल्यू ऑफ ईच प्रोडक्ट, यानी अच्छा मतलब वो उसकी कंट्रीब्यूशन से निकाला है। वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम हाँ बेसिस पे एलोकेट हो जाती है। हाँ, लेकिन वो अभी तक तो उन्होंने यहाँ पे ये स्टेटमेंट दी है कि ये थोड़ी डेंजरस अप्रोच है। उसके बाद उन्होंने कुछ कहा नहीं कि इसकी जगह करना क्या चाहिए। तो लेकिन ये स्टेटमेंट दे के उन्होंने खत्म कर दिया बात। हमारे लिए उन्होंने ये बात बोली है कि ये वाला जो पार्ट है ना कि it will always be profitable to continue as long as incremental revenue exceeds incremental processing cost after the split of point। तो split of point से पहले की जो cost है उसको आप छोड़ दें। तो ये 176 हमने इग्नोर कर दिया। 140 से 270 इसकी सेल्स वैल्यू हो रही है तो ये हो गया 130 का एडिशनल रेवेन्यू और एडिशनल फर्दर कॉस्ट प्रोसेसिंग 50 50 लगी है। लग रही है। तो ये इंक्रीमेंटल रेवेन्यू हो गया, ये एडिशनल कॉस्ट है। तो $80 का प्रॉफिट होगा तो आपको इसको प्रोसेस कर लेना चाहिए। और सॉडस्ट के केस में ये कह रहे हैं कि उसकी न्यू सेल्स वैल्यू हो जाएगी $50, लेकिन फर्दर प्रोसेसिंग के $20 लेंगे। तो रेवेन्यू सिर्फ $10 से बढ़ रहा है और कॉस्ट $20 से बढ़ रही है। ये तो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू 10, इंक्रीमेंटल कॉस्ट 20 है, तो -10 आपका लॉस हो रहा है 10 का। तो इसलिए आप सॉडस्ट को प्रोसेस नहीं करेंगे, उसको ऐसे ही सेल कर देंगे।
Should we process lumber further? Yes. And sell the sawdust as is? Yes. एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एंड रेलेवेंट कॉस्ट पे कितना लंबा चैप्टर है? हो गया, चैप्टर हो गया खत्म। एबीसी कैन बी यूज, अच्छा छोड़ो। तो अब हम लगा लेते हैं, असाइनमेंट नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा। सेकंड क्वेश्चन इसमें से तो नहीं है ना फिर? यही तो क्वेश्चन है, या आई एम अज्यूम यही है। पढ़ना पड़ेगा। ये वर्ड फाइल नजर आ गई है ना? Produces sweaters under the Scottish label, buys raw wool and processes into wool yarn from which sweaters are woven. One spindle of wool yarn is required to produce one sweater. Cost and revenue associated with sweaters are given below. 30 है total raw material, direct labor, manufacturing overhead. लॉस में भैया टोटल कॉस्ट 32 बन रही है और सेलिंग प्राइस 30 है। आगे ये कह रहे हैं ओरिजिनली ऑफ ऑल द वूल यार्न, all of the wool yarn was used to produce sweaters, but in recent years a market is developed for wool yarn itself. Yarn is purchased by other companies for using production flana. So they are discussing whether the yarn should be sold simply as yarn or processed into sweaters. Current cost and revenue data on yarn are given below. 20 का बिक जाता है, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड, टोटल कॉस्ट 16 आती है, तो $4 का मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट है। पहले सवाल देख लें। Wool yarn be sold outright or processed into sweaters? What is the lowest price that company should accept for a sweater? अच्छा, market for sweaters is temporarily depressed due to unusually warm weather. Selling, अच्छा पहले स्वेटर की प्राइस 40 होती थी, लेकिन कंपनी ने अब जो है वो 30 कर दी है क्योंकि मार्केट में सेल्स कम हो रही थी। लेकिन वुल यार्न की मार्केट हैज रिमेन्ड स्ट्रांग। सेल मैनेजर, अच्छा भाई, सेल मैनेजर को ये दुख हो रहा है कि वो $2.5 का लॉस हो रहा है उनको स्वेटर पे, जबकि यार्न पे वो $4 का प्रॉफिट कमा सकते हैं। Production superintendent does not want to close down a large portion of the factory. Company is in sweater business, not yarn business. All of the manufacturing overhead costs are fixed. All of the manufacturing overhead costs are fixed and would not be affected even if sweaters were discontinued. Manufacturing overhead is assigned to products on the basis of 150% of direct labor cost. Material and direct labor costs are variable. Would you recommend that wool yarn be sold outright or processed into sweaters? अब हम इसमें करेंगे ये कि जो फिक्स्ड वाली कॉस्ट है उसको हम अलग कर लेंगे। तो 8.70 जो कॉस्ट है ये हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, ये कंसिडर नहीं होनी चाहिए। नहीं अच्छा हाँ, लेकिन हमारा सवाल है कि शुड वुल यार्न बी सोल्ड आउटराइट और प्रोसेस्ड इनटू स्वेटर्स? हाँ, तो वुल यार्न की ये $16 कॉस्ट ये है और $16 से 16 कॉस्ट ये आ गई ना। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट हमारी लग रही है $2 और डायरेक्ट लेबर 5.8 वुल यार्न के बाद, यानी वुल यार्न ये आ गया $16 का, उसके ऊपर हमारी 7.80 की कॉस्ट लग रही है और सेलिंग प्राइस में हमारा इंक्रीज जो है वो है $20 से $30, $10 का। तो हमें स्वेटर्स में स्वेटर्स बना के बेचना चाहिए। Support your answer with appropriate computations. Explain your reasoning. कंप्यूटेशन तो वही दे देंगे ना, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू वर्सेस इंक्रीमेंटल कॉस्ट वाला।
हाँ बस मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि ये लोग ये कह रहे हैं कि fixed and would not be affected even if sweater were discontinued. Manufacturing overhead is assigned to product on the basis of 150% of direct labor cost. अच्छा इसमें मैं भी कंफ्यूज हूँ। मुझे ये लग अब मुझे ये भी लग रहा है, एक ऑप्शन ये भी है कि मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड यहाँ से भी कंसिडर नहीं होना चाहिए। तो 7 और 3 10.60 एक्चुअली यहाँ पे इसकी कॉस्ट लग रही है जो वेरिएबल कॉस्ट है। और अच्छा इसको मैं एक्सेल पे भी डाल देता हूँ ताकि हम आसानी से कर लें। बात ये मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जब तक इसमें डिफाइन नहीं होंगे हम इनको कैसे सपोज कर सकते हैं कि इररेलेवेंट है। हाँ बात यही है, लेकिन इसने यहाँ डिफाइन कर दिया है कि all of the manufacturing overhead costs are fixed and would not be affected even if sweaters were discontinued। यानी ये कॉस्ट तो आपकी रहेगी ही। ना इररिलेवेंट हो गई ना फिर। तो जो हम बात कर रहे थे, हमने जो चैप्टर में देखा था ना, सॉरी इंक्रीमेंटल रेवेन्यू तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि 30 माइनस 20 हो जाएगा। तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट में टोटल माइनस मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड ले लो। अच्छा मैं अभी सिर्फ सॉल्व करके ये देखना, मतलब मेरा ये ख्याल है कि यहाँ पे जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट सिर्फ हमें वेरिएबल लेनी है ना, तो इसकी वेरिएबल कॉस्ट ये है 10.6 और स्वेटर की वेरिएबल कॉस्ट है $2 प्लस डायरेक्ट लेबर। नहीं ये नहीं होगी क्या, वो नहीं ऑन हो रही है चीजें। वुल यार्न तो यही है ना जो इधर से आ रहा है, समझ। और ये वो प्रोसेसिंग वाली ही एग्जांपल है कि वुल यार्न आ गया। अब इसके अलावा फर्दर जो कॉस्ट लग रही है, मतलब वुल यार्न पे तो जो लग गई तो वो लग गई। अब फर्दर बटन थ्रेड्स लाइनिंग्स लग रही है और डायरेक्ट लेबर लग रही है, तो एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट 7.80 यही आएगी। 5.80 और 2। शायद तुम कह रहे हो कि वोल यार्न तो इसमें भी आया हुआ है ना, फर्स्ट बंडल ऑफ हाँ यार्न ये में। वही वुल यार्न है जो वहां कॉमन से आ कॉस्ट रहा है, है ना। कॉमन कॉस्ट। सही है सही है सही है। स्प्लिट ऑफ जो थी हमने। हाँ तो एडिशनल रेवेन्यू पर यूनिट आ गया आपका 10 माइनस 2.20 का आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको ये स्वेटर बना लेनी चाहिए। वो असल में हो ये रहा है, एक्सप्लेनेशन ये है कि जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो तो मतलब टोटल डॉलर टर्म्स में फिक्स है ना। ये रिलेटिव। तो जब ये स्वेटर बनाते हैं तो वो स्वेटर और यार्न में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है वो टोटल अमाउंट। अगर ये स्वेटर नहीं बनाएंगे तो वो यार्न के ऊपर सारी कॉस्ट उठ के यहीं आ रही होगी, तो यार्न जो है वो फिर वो हो जाएगा, अनप्रॉफिटेबल हो जाएगा। तो इसलिए हमें यहाँ तो लग रहा है कि ये स्वेटर लॉस में है, लेकिन अगर हम स्वेटर को डिसकंटिन्यू करेंगे तो ये वाली जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की कॉस्ट है ये नीचे एलोकेट इधर हो आ जाएगी, जाएगी। तो ये और फर्दर लॉस में चला जाएगा। तो इसलिए हमने सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट यानी जो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू और इंक्रीमेंटल वेरिएबल कॉस्ट ले ली है, फिक्स्ड कॉस्ट में कोई चेंज नहीं है, तो उसको हमने कंसिडर नहीं किया। इसलिए 2.20 का एडिशनल रेवेन्यू है, तो हम इसको, सवाल का जवाब ये है कि प्रोसेस शुड बी प्रोसेस फर्दर इनटू स्वेटर। सपोर्ट योर आंसर विद अप्रोप्रिएट कंप्यूटेशंस, तो कंप्यूटेशंस हम ये दिखा देंगे
मतलब वो वाले टर्म्स में दिखा देंगे यार, वो जो स्लाइड पे था ना प्रोसेसिंग वाला सवाल। सही है यार, ऐसे भी दिखा देंगे। हाँ क्या मतलब आई होप नंबर तो दे ही देंगे वो, मतलब वो स्प्लिट, वो मैं कुछ अरेंज करके दे दूंगा। व्हाट इज द लोएस्ट प्राइस दैट द कंपनी शुड एक्सेप्ट फॉर अ स्वेटर? तो लोएस्ट प्राइस शुड बी एक कि इवन जो वाली होगी ना। 7.8 जो ऐड हो रहा है ना, तो 7.8 वेरिएबल कॉस्ट लग रही है और 20 यहाँ पे सेलिंग प्राइस थी। 27.8 it should be the minimum price for sweater, जहाँ पे या आपका या 30 इंक्रीमेंटल माइनस 2.2। रेवेन्यू और ये 30 माइनस 2.2 में वैसे करा था, वो भी सेम ही आएगी। हाँ जहाँ पे आपका इंक्रीमेंटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू इंक्रीमेंटल वेरिएबल कॉस्ट, तो आप 27.8 is the minimum price for sweater that you can offer, except support your answer with appropriate computations and explain your reasoning यही आएगी कि मिनिमम प्राइस। ये सिंपल था यार, इसमें सिर्फ ट्रिक ये है कि आप जो चीजें उठा रहे हो ना, वो आप रेलेवेंट वाली उठाओ। हाँ यार एक चीज बस इसमें क्लियर करना, जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड था वो हमने दोनों ही प्रोसेस में शामिल नहीं किया, लेकिन उसकी कॉस्ट एक के लिए तो रेलेवेंट होनी चाहिए ना। यार मैन्युफैक्चरिंग देखो कॉस्ट जो है ना बेसिकली वो, वो तो आपसे पूछ रहा है कंपैरिजन स्वेटर का वर्सेस यान, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड एक टोटल कॉस्ट है। अगर आप कहते हो सिर्फ यान बनेगा फैक्ट्री में तब भी आएगी, सिर्फ यान नहीं या स्वेटर भी बनाते हो तब भी वो कॉस्ट आएगी, वो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी यान और उसमें। तो अगर आप दोनों में ले भी लोगे तो वो सेम ही आएगी, तब भी वो डिफरेंस में जीरो ही हो जाएगी। मतलब ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग जो मुझे समझ में आया है। हम्म, अगर मैं एक बात बोलूं, देखो इसको, हाँ हम्म, फिर मैं चली जाऊंगी। बेसिकली अभी सर से मेरी बात हुई है, तो मैंने उनसे पूछा है कि प्रोसेस वाला आएगा सिस्टम या नहीं आएगा, तो उन्होंने कहा कोई कुछ भी नहीं आएगा इसमें से, फीफो वेटेड एवरेज नहीं है, ठीक है। और जब मैंने उनसे पूछा हाई लो आएगा, तो कहने के देखो हाई लो स्पेसिफिक क्वेश्चन हो सकता है कि ना आए, कहने के देखो डिसीजन लेना होगा तो उसमें हाई लो लगाना पड़ेगा, ऐसे एलिमेंट में आ जाएगा तो आपको करना ही करना है। प्लस कोई बैलेंस स्कोर कार्ड का ही पूछ रहा था, तो सर ने कहा वो भी नहीं आएगा। और मैंने कहा सर पोस्ट वाले का अगर हम कर लें अच्छे से तो काफी रहेगा क्या, कि पोस्ट मिड टर्म जितना भी था वो हम अच्छे से कर लें और पीछे वाला छोड़ दें। तो कहने लगे कि देखो मैं एक ना लाइन नहीं खींच सकता, आपके कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली पीछे से बनते हुए आए हैं, तो कोई भी चीज अगर वैसी होगी तो आपको वो मसला होगा। एमसीक्यूज वो कह रहे थे कि मुश्किल है कि मैं दूंगा, और फिर कहेंगे मैं उसी तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स दूंगा, अभी वो पेपर फाइनल कर ही रहे हैं पेपर बनाते हुए, तो कहने के मैं अभी खुद सॉल्व करके देख रहा हूँ कि मुझे कितना टाइम लग रहा है या ये वो। मैं कहा आसान रखिएगा भाई, हमें समझ के। अरे यार वो अपना टाइम देखेंगे ना, उंगलियों पे करके देख लेंगे कि 2-3 मिनट में हो जाएगा, उनकी 3 उंगलियों में हो गया कहेंगे तो 3 मिनट का सवाल है। अब ये मसला है, तो अब तक की अपडेट ये हाँ है। वो दो दो दफा बोलेंगे मान लिया कि मेरे पास चलो यार सही चलें है, लेकिन कंटिन्यू हाँ रखें वो फिर आप। असल में वो मुझे भी यही लगता है कि जो टॉपिक मिड टर्म के बाद वाले हैं सवाल, हाँ आई वही थिंक आएंगे यार। वो यार वेरिएबल कॉस्टिंग जितनी वो सब हमारी शुरू होते हैसियत हैं। है ना फाहद को अलावा, मतलब नॉर्मल एक जो मैं समझ आ रहा है, हम ये भी कर लेना, मेरे ख्याल है काफी हो जाएगा फिर निकलने के लिए। हाँ इंशाल्लाह। हो जाएगा यार यार इंशाल्लाह। मसला ये है कि स्लाइड और फहाद के लेक्चर बहुत अच्छे समझ आ रहे होते हैं, पेपर का सवाल ही समझ नहीं आता। पेपर के सवाल भी कर लेंगे यार, पुराने पेपर निकाल के ले आओ वो भी कर लेंगे सॉल्व। हाँ वैसे पुराने पेपर्स वाले चीजें भी सोल्व करके रख लेते हैं। कर लेंगे, आज क्या बुध का दिन है ना, तो कुछ जुम्मे यार हफ्ते तक ट्राई कर लेंगे यार। हाँ जुम्मे को वो भी तो देखना होगा हमें एवीएम, लेकिन कोशिश कर लेंगे इस पे टाइम लगाने की। हाँ मतलब वो तो वो चीज होगी ना कि हम्म। मतलब प्रैक्टिस का जब भी यार टाइम मिले यानी वो ये टॉपिक तो बात कवर हो चुका होगा। आज आपने सीखा नहीं है कि मार्क्स आपने अर्न करने होते हैं, यू डोंट गेट देम, यू अर्न देम। सीखा है ना आज, तो अर्न करो भाई इसमें भी।
इस अच्छा, तो सेमेस्टर तो हमने अर्निंग किया है भाई, सिर्फ वो 5 मार्क्स हैं जो कि ऐसे ही मिले हैं हमें, बाकी सब कुछ अर्निंग किया है। लूज ज्यादा किया है भाई। तो यार ये दूसरा क्वेश्चन तो मेरे ख्याल है ये तो सिंपल था, उसमें इतना हाँ, क्वेश्चन ये नहीं इसको चाहिए। मैं वैसे प्रॉपर फॉर्मेट वगैरह करके इसके आंसर्स वैसे लिख के मैं दे दूंगा जो ठीक है रुबीना, क्वेश्चन का लास्ट था। डेट क्या है सबमिशन की? सबमिशन की लास्ट डेट 25 है सर। कल एक आईडी देंगे, उस पर सबको सेंड करना है। 25 है ना? 25 दिसंबर। एक हफ्ता हो गया है। ये अभी करा देंगे फिर पेपर का। ये चैप्टर फिर कुछ मजे का और इंटरेस्टिंग था, समझ आया और अच्छा नहीं लगा। हाँ, मतलब इसमें बहुत ज्यादा टेक्निकल कैलकुलेशंस उस तरह नहीं थे ना, बस वो थोड़ा बहुत लंबा था यार जो सा कल करे लॉजिक थे, मजा सही किया था। बतानी है। हाँ, वो पता नहीं इन्होंने बस चैप्टर निकालने के लिए तो यार बस मुझे याद चैप्टर है में शायद गिनती उन्होंने पूरी लास्ट करने क्लास की में पढ़ाया था, करवा वो दी। आखिरी के आधे घंटे में। हाँ, भगा दिया था बल्कि वो भी यार। अच्छा, तो ये हमारा चैप्टर 13 भी हो गया है। इसका जो ये सवाल हमने किया था यार, इसको भी मतलब चैप्टर 13 आई थिंक वो इतना मुश्किल नहीं है, तो इसके वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस की भी ज्यादा इतनी जरूरत नहीं है। बुक में यार किसी ने देखा है कि इसके सवाल किस तरह के हैं, मुश्किल हैं, आसान हैं, कैसे हैं? वाले भाई हैं यूसुफ। यार बुक वाले देख ले। हाँ फहद, यूसुफ है, सारा है, ये लोग बताएंगे कितना तो। यार बुक वाले जो है ना, बुक वाले से मैं वो कहूंगा कि पेपर वाले देख लो, वो ज्यादा बड़े बड़े मुश्किल है। बुक वाले फिर भी इतने मुश्किल नहीं है, बुक वाले फिर भी हो जाएंगे। वो देख लो, पेपर वाले मुश्किल है। 2020 का पेपर एक आध सवाल का जलवा तो कराओ, है कुछ चाहे आंसर? बुक वाला भी दिखा दो, बाद अगर खोल कोई लेगा पेपर वाला है वो भी दिखा दो। बाद एक मिनट 2020 वाला रुको। पेपर खोल लो। मुश्किल वाला निकालना है यार, ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाए गलती से कहीं एक आध सवाल के चक्कर में। अच्छा, अभी मैं इस टॉपिक का सवाल देख लूं कोई ना। अच्छा, एक तो ये है कंस्ट्रेंट मटेरियल वाला सवाल है। कंपनी प्रोड्यूसेस टू प्रोडक्ट्स, सेम मटेरियल इनपुट यूज हो रहा है, 2 pounds ऑफ मटेरियल फॉर एवरी यूनिट प्रोड्यूस्ड एंड 5 pounds। अच्छा, क्वेश्चन 1 में ये जो नंबर 1 है, कंप्यूट टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन दैट द कंपनी वुड अर्न इफ इट कुड मैन्युफैक्चर 2000 यूनिट्स ऑफ जूनो एंड 4000 यूनिट्स ऑफ हेरा। ये तो सीधा सा ये है कि यूनिट कंट्रीब्यूशन मार्जिन इनटू जो नंबर ऑफ यूनिट्स ये दे रहे हैं, तो 2000 यूनो इंटू 30, 60,000 ये हो गया, और 4000 यूनिट्स ऑफ हेरा इंटू 60, 24 टू 40,000, 240,000 हो गया, 24,000 हो गया, 24,000 ये हो गया। तो पहले सवाल का आंसर तो सिंपल है, तो ये मतलब उस पे नहीं कर रहा मैं। बस ये 6 मार्क्स आ गए। नहीं नहीं, एक और भी है, अच्छा ये भी 2 है। भी है। हाँ, अब वो करना है वो जो हम अभी चैप्टर में कर रहे थे ना, कि अब ये कंस्ट्रेंट मटेरियल है जो मतलब आई मजूमी के सवाल सब पढ़ रहे थे कि इनके पास फहद, इसको 16,000 भी इन्वेंट। क्वेश्चन के हाँ, साथ, क्वेश्चन पेपर के साथ भेज दीजिएगा। सही है सही है, सोल्यूशन सही, इसका। ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि 16,000 इनके पास, 16,000 पाउंड इस मटेरियल की इन्वेंट्री है। तो अब इस 16,000 पाउंड का मैक्सिमम मतलब प्रॉफिट ऑप्टिमल यूजेज क्या होगा? तो ये हम लिख लेते हैं यहाँ पे। रॉ मटेरियल अवेलेबल है 16,000,
Uno uses 2 pounds of the material for every unit and Hera uses 5 pounds per unit. नाम तो देखो प्रोडक्ट क्या, जून और हेरा। ये तो इंटरनेट से उठा लेते हैं ना सर तो सवाल। अभी भी वो मैं बल्कि रूबीना कह रही थी तो मैं यही कह रहा था कि वो सर क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स डाल रहे होंगे, परचेज कर रहे होंगे पेपर अभी। 2 और 5। अच्छा CM पर यूनिट है 30 फॉर यूनो एंड 60 फॉर हेरा। 30 और 60 तो CM पर रॉ मटेरियल हो गया 30 डिवाइडेड बाय 2 और 60 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, रॉ कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमारा यूनो पे ज्यादा है पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल, तो डिमांड कहीं पहली गिनी प्रायोरिटी नहीं। तो हम अरे डिमांड की कंस्ट्रेंट है। हाँ यही मैं देख रहा हूँ कि इनको प्रोड्यूस करने हैं 2000 यूनो और 4000, तो पहले हम प्रायोरिटी देंगे सबसे पहले तो जूनो दे यूनो। देंगे 2000। हाँ तो फिनिश्ड गुड्स यूनिट 2000। RM रिक्वायर्ड हो गया 2000 इंटू 2। सही है, 4000 यहाँ लग जाएगा। कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी यहाँ अच्छा अभी नहीं लगाते। RM लेफ्ट हमारा बचा 16,000 माइनस 4,000, 12,000 अब हमारे पास बचा हुआ है। और ये 6000 बन जाएगा ना इससे। ओ 600 ये हमारा बन जाएगा 30 डिवाइड डिवाइडेड बाय बाय 5 5। 24। 24 अच्छा सॉरी। हाँ 5 लग रहे हैं ना, 2400 ये बन जाएंगे हमारे। और डिमांड रिक्वायरमेंट थी टोटल 4000 की। हाँ तो ये हमारी ये यूनिट्स बन जाएंगे। अब हमें इसके ऊपर कंट्रीब्यूशन मार्जिन निकालना होगा, तो यूनिट्स अच्छा इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन। ये बने और ये बने। CM पर यूनिट आ गया ऊपर से, तो टोटल CM हमारा हो गया दिस इंटू दिस और दिस इंटू दिस। ये हमारा प्रॉफिट मतलब ऑप्टिमल यूजेज के ऊपर कंट्रीब्यूशन मार्जिन टोटल हो गया 204,000। अब हो गया आपके 6 मार्क्स। कंप्यूट द टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन फॉर द प्रोडक्ट मिक्स दैट यू रेकमेंड। तो प्रोडक्ट मिक्स हमने ये निकाल लिया कि 2000 यूनिट्स इसके, 2400 यूनिट्स इसके, और उसके ऊपर हमारा टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन ये आ गया। तो ये सवाल तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस वो डाटा थोड़ा लंबा चौड़ा गिवन है, सवाल में कुछ ट्विस्ट नहीं है। अच्छा ये प्रोसेसिंग वाला एक सवाल आ गया। Split of point of processing. Conagra produces meat products with brand names as Healthy Choice, Armor, and Butterpaw. Suppose one of the company's plant processes beef cattle into various products. Assume that there are only 3 products: steak, hamburger, and heights. Steak, hamburger, heights, and that the average tier costs 700. 3 products emerge from a process that costs 100 per steer to run. And output from one steer can be sold for the following net amounts. 100 pounds क्या है? क्वांटिटी है। आउटपुट फ्रॉम यार वन स्टेयर 100 कैन बी पाउंड्स सोल्ड। जो है ये उसका वो है, मतलब कि क्वांटिटी है।
है ना। ये वैसे ये वाला हो जाएगा, ये वैसे आसान है, इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है। एक स्टीयर में से 100 पाउंड स्टेक निकल रहा है, 500 पाउंड हैमबर्गर निकल रहे हैं और 120 पाउंड हाइट निकल रहे हैं, और उनकी हाँ ये वेट वाइज है सब कुछ। टोटल अमाउंट 100 पाउंड की ये मिल रही है हमें ना, यही है ना ये हाँ ये इसकी 400। सेलिंग सही प्राइस है। है। Assume that each of these programs are immediately processed further into Conagra plant. Steak can be the main course in the frozen dinners sold under ये vegetable. यार इसमें ये कह रहा है, मैं बता देता हूँ। इसमें ये कह रहा है कि भाई आपका जो स्टेक है ना 100, ये फर्दर प्रोसेसिंग वाली बात कह रहा है कि आपके स्टेक से ये डेजर्ट बना रहा है, ठीक है। और एक ये जो आपका 100 पाउंड का स्टेक है ना, इससे 400 डिनर बन रहे हैं, 400 मतलब वो डेजर्ट के। हाँ ठीक है। और उसकी जो है जो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लग रही है 110 लग रही है। और उसके अलावा जो क्या कहते हैं सेकंड कॉस्ट है आपकी 330, तो 440 जो है आपकी एडिशनल कॉस्ट है। इसके अलावा जो मील बिक रहा है ना, तो पर मील जो है आपकी 210 की वो है, तो आपका 2.10 इंटू 400 मल्टीप्लाई करोगे तो 840 आपका रेवेन्यू हो जाएगा। ठीक है, तो चलो ये मैं 840 आपका यहाँ लिख रेवेन्यू हो देता जाएगा हूँ। और ये आपकी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है। ये बिल्कुल सही बता दिया तुमने यार। तो मतलब यहाँ तक की कॉस्ट तो इररिलेवेंट हो गई कि 100 की उन्होंने कॉस्ट लगाई है, स्टीयर की या कॉस्ट तुम्हें लगाई, एक ये और सब ये चीज करनी पड़ेगी, तुम्हें नहीं, इसको भी तुम्हें निकालना पड़ेगा। तुम्हारे ना पर यूनिट जो है क्या कहते हैं, तुम वो निकालोगे ना कि प्रॉफिट कितना है। जैसे ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, देखो जैसे तुम्हारा वो 400 तुम्हारा उस पे स्टेक पे मिल रहा है ना, तो तुम्हारी जो कॉस्ट आ रही है ओवरऑल इसकी वो आ रही है क्या कहते हैं 700 आ रही है। और इसके अलावा जो इसकी क्या कहते हैं स्टील की प्रोसेस कॉस्ट है वो 100 है, तो आपकी 800 की कॉस्ट आ रही है ओवरऑल इसकी। अब इसमें से जो है आपका स्टेक जो है 100 पाउंड इसका वेट है, 500 पाउंड जो है हैमबर्गर का है, और 120 जो है आपका हाइट का है। तो आप इंडिविजुअल वो निकालोगे कि भाई क्या कहते हैं ये पैसों के हिसाब से इतना इसका वजन था और आपको इस पे प्रॉफिट ये अर्न हुआ, तो आप पहले वो निकालोगे फिर आप फर्दर प्रोसेसिंग पे जाओगे। इसके नीचे ये सवाल इनकी करो तुम्हें सेलिंग समझ आ प्राइस है ना, जाएगा। ये हाँ ये हाँ इनकी ये सेलिंग प्राइस सेलिंग गिवन प्राइस। है ना। हाँ पहले हमें निकालना है कि कंप्यूट द टोटल प्रॉफिट इफ ऑल थ्री प्रोडक्ट्स आर सोल्ड एट द स्प्लिट ऑफ पॉइंट। ठीक है, तो यार हम ये ये क्या बात निकाल की है लेते हैं। यूसुफ ने, वही तो आधी समझ में नहीं आई। यार देख रिफात सकते करेगा हो। समझ आ जाएगी। तो तेरे 9 ही आए थे ना। यार 9 नहीं थे यार, 10.5 थे यार, ये 10.5 कौन थे था? यार। नहीं नहीं यार मैंने वैसे मिड के टाइम पे पढ़ा था अच्छा खासा, लेकिन अब सर ने बस क्या बोलूं। यार और किसी का अफसोस नहीं हुआ था यूसुफ, तुम्हारा अफसोस बहुत हुआ था मुझे, तुम्हारे नंबर नहीं आए थे यार। खैर हो गया। बाकी सब तो चलो वैसे ही सिर्फ पास पेपर के आखिरी में गए थे। अच्छा इनकी सेलिंग प्राइस है भाई 400, 600 और 100, तो ये टोटल आ गया इनका सम। अच्छा ऊपर इन्होंने कॉस्ट हमें बता दी कि ये कॉस्ट है ए पार्ट हो गया ये टोटल 700। नहीं ये पहला पार्ट अभी शुरू हुआ है। और क्या है प्रोसेसिंग कॉस्ट है, क्या कह रहे हैं प्रोसेसिंग कॉस्ट। यार इसको ये कह लो कि उसकी वो जो नहीं तुम्हारी कॉस्ट आती है, जो क्या था उसमें जो लिखा हुआ था, जो तुम्हारी कॉस्ट है पूरी ओवरऑल प्रोडक्ट की, उसमें से ये 3 स्प्लिट ऑफ वाली कॉस्ट है ये, मतलब स्प्लिट ऑफ से पहले वाली। तो 1100 इनकम हो रही है और ये 800 इसमें से माइनस हो रहे हैं, तो हमारा प्रॉफिट बन रहा है 300 स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे। सही है भाई, यही आंसर होना था इसका। लेकिन तुम्हें इसका इंडिविजुअल भी निकालना इंडिविजुअल नहीं पड़ेगा। निकालना ना, मुझे टोटल ही पूछा उसने। टोटल ठीक है चलो। टोटल इनकम एट स्प्लिट, चलो अभी आगे देख लेते हैं, अगर हम और कुछ मांग रहे होंगे तो ये निकाल लेंगे। स्प्लिट ऑफ पॉइंट ये हो गया। अच्छा ये हो गया हमारे पहले पॉइंट का आंसर। कंप्यूट द टोटल प्रॉफिट इफ ऑल थ्री प्रोडक्ट्स आर सोल्ड एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। ये समझ में तो आ गया ना कि ये क्या हुआ। हाँ समझ आ गया। 700 और 100 ये कॉस्ट लगी, और ये जो आउटपुट निकला वो इतने इतने में सेल हो रहा है, तो टोटल 1100 रुपये मिल रहा है।
compute the total profit if all three products are processed further before being sold. अब हम आ जाते हैं टोटल प्रॉफिट के ऊपर। ये इसको हम किस तरह प्रेजेंट करें, एक मिनट देना मुझे। चलो कुछ पहले नंबर डाल लेते हैं फिर देखेंगे। तो पहले हम स्टेक का देख लें। आंसर हमें चाहिए कि टोटल प्रॉफिट, तो सारे नंबर ऐड होने चाहिए। यहाँ हमें डालना चाहिए फिर इंक्रीमेंटल रेवेन्यू स्टेक का पढ़ लेते हैं। 100 पाउंड स्टेक के 400 डिनर बन रहे हैं और हर डिनर सेल हो रहा है 2.10 का। 2.10 इंटू 400 हमारा इंक्रीमेंटल रेवेन्यू हो गया। इंक्रीमेंटल कॉस्ट, इंक्रीमेंटल कॉस्ट में है 110 और 330, 110 और 330 440। इंक्रीमेंटल इनकम देखते थे। सही, ये स्टेक का हो गया। हैमबर्गर में कह रहे हैं could be made into frozen Salisbury steak patties if sold in the market. Only additional cost would be 200 processing cost for 500 pounds. 200 की कॉस्ट लगेगी और स्टेक्स, सॉरी एक गलती हो गई हमसे, सॉरी। यहाँ पे जो 840 आ रहा है, हाँ एक मिनट, ये तो इस मील की कॉस्ट, मील की सेलिंग प्राइस है ना, इसमें से हमें माइनस करना होगा जो ऊपर 400 स्टेक की विदाउट प्रोसेसिंग सेलिंग कॉस्ट थी। तो ये इंक्रीमेंटल रेवेन्यू बना ना, सही कह रहे हैं यूसुफ? हाँ सही है बिल्कुल। मील तो सोल, मील सेल होंगे 840 के, तो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू इज 840 माइनस 400। सही है, ये इंक्रीमेंटल इसका हो गया। अच्छा अब वापस हैमबर्गर पे आ जाते हैं। तो एडिशनल कॉस्ट लगी 200 की। स्टेक सेल होल सेल फॉर 1.7 पर पाउंड, तो 1.7 पर पाउंड बिक रहे हैं और टोटल 500 पाउंड निकल रहे हैं। तो ये हो गया रेवेन्यू और इसमें से हमने माइनस कर दिया 600। तो 250 का इंक्रीमेंटल रेवेन्यू है। 500 पाउंड इंटू 1.7 माइनस ये वाला 600 और एडिशनल कॉस्ट वुड बी 200। इंक्रीमेंटल इनकम इसकी आ गई। और hide can be sold before or after tanning. Cost of tanning one hide is 80. वन हाइड मतलब यही हो गया ना, मतलब ये 120 पाउंड का एक हाइड होगा ना। 80 की कॉस्ट है और सोल्ड फॉर 170, तो प्लस 170 माइनस 100, इसके ऊपर हमें लॉस हो रहा है। तो ये टोटल इंक्रीमेंटल प्रॉफिट है और टोटल प्रॉफिट ये हो जाएगा 300 प्लस 40। ये समझ में आ गया भाई? उन्होंने हमसे पूछा है कि सबको प्रोसेस करेंगे टोटल प्रॉफिट क्या होगा। तो 300 हम पहले बना रहे थे, 40 अब हमें एडिशनल मिल जाएगा अगर हम सबको प्रोसेस करेंगे। तो हमारा टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 340। ये हो गया 2, ये हो गया 1, इसको मैं टोटल प्रॉफिट लिख देता हूँ।
Number 3, which product should be sold at the split off point, which should be processed further? तो ये तो सिंपल है कि which should be processed further, तो हैमबर्गर तो प्रोसेस होना चाहिए, हाइड और स्टेक को स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे ही बिक जाना चाहिए या नहीं? सही है, सही है। स्टेक को कर लेना चाहिए हमें प्रोसेस ना, अगर लॉस नहीं हो रहा तो नहीं रेवेन्यू तो एटलीस्ट बढ़ रहा है। नहीं, तो लेकिन इस पे अब वो है कि भाई करना मतलब चाहिए कि नहीं मेहनत का करना कुछ चाहिए। फल नहीं मिल रहा, लेकिन हाँ, रेवेन्यू लेकिन सेल्स तो बढ़ भाई रही है तो ना। तुम्हारा अगर बढ़ नहीं रहा तो सेम ही रहना चाहिए। अच्छा बात हाँ, तुमने ये तो सही हमारी की है, बात। लेकिन हम वो जो तुम कह सवाल रहे करते हो। थे ना कि व्हाट इज द मिनिमम प्राइस जिसके ऊपर जो है वो ऑर्डर एक्सेप्ट करना चाहिए, तो ये मिनिमम प्राइस के ऊपर एग्जैक्ट आ रहा है तो हमें एक्सेप्ट तो कर लेना चाहिए ना, हाँ, क्योंकि इसमें यानी ये नहीं हमारी लिखा हुआ कि सेल्स बढ़ दोनों में से। जाएंगी। हाँ, क्योंकि दोनों में से एक बिक रहा है, जैसे उसमें एक कंडीशन थी पहले एक सर ने करवाया था, तो हमें कर लेना चाहिए। हाँ, तो हमें स्टेक को भी प्रोसेस कर लेना चाहिए और हाइट को, सॉरी, हैमबर्गर को भी कर लेना चाहिए, लेकिन हाइट को नहीं करना चाहिए। डिसीजन हो रहा है इस बेसिस पे। 3 का आंसर यहाँ आ जाएगा कि स्टेक एंड hamburger should be processed further because they have, क्या लिखें इसको, they don't, क्या लिखना चाहिए After भाई, नॉन नेगेटिव, दे हैव, अरे यार नॉन नेगेटिव में लिख दें सबके सब, दे हैव नॉन नेगेटिव इंक्रीमेंटल इनकम, ये वही वाली स्लाइड्स वाली स्टेटमेंट लिखते हैं ना, बिकॉज their incremental revenue is equal to or exceeds incremental costs। ये इसका आंसर हो गया। 3 हो गया, कंप्यूट द टोटल प्रॉफिट इफ योर प्लान इन नंबर 3 इज फॉलोड। अच्छा, तो मैंने इसको कॉपी किया, इसको मैंने 0 कर दिया, तो ये मेरा आ गया टोटल प्रॉफिट, कि मैंने सिर्फ स्टेक और हैमबर्गर को आगे चलाया। कंप्यूट द टोटल प्रॉफिट ही है ना बस, तो ये टोटल प्रॉफिट हो गया। तो ये आपके हो गए 8 नंबर। 8 नंबर कैसा लग रहा है? ये तो कोई ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं है वैसे, ये तो ये दोनों बिल्कुल बहुत वैसे ही है जैसे स्लाइड में, जैसे जैसे है। स्लाइड में गिवन है, बिल्कुल वैसे ही सवाल है। हाँ, अच्छा, ये स्पेशल ऑर्डर का सवाल है, ये तो सारे यही सवाल आए हुए हैं यार, एक ही चैप्टर से आ गए क्या सब सवाल? कंपनी मेक्स अ हेवी आउटडोर शर्ट इन वन फैक्ट्री, revenue and cost data relating to the coming years of operations are budgeted as follows। हाँ, ये वही है ओबीसी वाला। हाँ चलो इसको देख लेते हैं। सवाल है, डिटरमिन द इनकम दैट वुड रिजल्ट इफ द कंपनी एक्सेप्ट्स द ऑफर। कैपेसिटी टू मेक 250,000 shirts, fixed costs included in cost of sales are 460,000। अच्छा, अब देखो यहाँ पे इन्होंने ये वाली इनकम स्टेटमेंट बनाई हुई एब्जॉर्प्शन के हिसाब से, सही है, तो पहले हमें इसको कन्वर्ट करना होगा कंट्रीब्यूशन मार्जिन वाले में, यानी वेरिएबल कॉस्टिंग वाले में, तो पहले हम ये काम कर लेते हैं। सेल्स हैं 2.3 मिलियन, फिर ये कह रहे हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आर 460,000, तो
वेरिएबल कॉस्ट्स, $1,380,000 माइनस जो फिक्स कॉस्ट बताइए, सही है। 460,000 इस 1380 में से माइनस कर लिया तो वेरिएबल पार्ट बच गया। ओनली वेरिएबल सेलिंग एडमिन या एक्सपेंस आर 10% सेल्स कमीशन and 0.5 per shirt licensing fee. Commission 10%, तो ये इसका हमने 10% ले लिया और 0.5 पर शर्ट। एक मिनट, नंबर ऑफ यूनिट्स की तरह गई। स्टोर मैनेजर अप्रोच सेल मैनेजर टू बाय 15,000। यूनिट्स नहीं दी हुए। यूनिट्स नहीं दिए हुए, लेकिन कैपेसिटी 2,50,000 है। सेलिंग प्राइस भी नहीं गिवन ना कहीं पे। एवरेज प्राइस दी हुई है कि उसने 8.5 की। एवरेज कॉस्ट है ये, तो एवरेज कॉस्ट हाँ है एवरेज कॉस्ट 8.5 दी है। हुई है। चलो हम अज्यूम करते हैं कि अभी हम ये assumption ले लेते हैं कि 250,000 ही सेल हो रहे हैं। ये है, हम निकाल रहे थे 0.5 लाइसेंसिंग फी है। 0.5 into 250,000 यूनिट सोल्ड 250 हमने कर लिया, तो इसको हमने ऊपर से लिंक कर दिया। ये हमारी सारी वेरिएबल कॉस्ट आ गई। तो इसको इस तरफ ले जाता हूँ, टोटल वेरिएबल कॉस्ट्स ये हो गई, और कंट्रीब्यूशन मार्जिन फिक्स कॉस्ट में एक तो फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी 460,000, और फिक्स्ड सेलिंग जनरल एंड एडमिन एक्सपेंस, तो ये टोटल है 575,000। इसमें से हमने माइनस कर लिए कमीशन और लाइसेंसिंग फी, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आ गई ये, और नेट इनकम आ गई 345,000। सही है। अब सिचुएशन ये है कि chain store manager approached the sales manager of rolling products offering to buy 15,000 shirts at 6 per shirt. Sales manager believed accepting was because of his cost, even though sales commission would not be paid, a loss would still result. अच्छा, तो यहाँ पे हम टोटल कॉस्ट थी, यहाँ हम यूनिट कॉस्ट निकाल लेते हैं। ये हमने हाईलाइट कर देते हैं इसको, ये हमने आर्बिट्ररी नंबर लिए हैं दो अभी। वेरिएबल कॉस्ट
ये यहाँ से चेक हो जाएगा ना, अगर हम सारी कॉस्ट को पर यूनिट निकाल लें तो उसका वाला नंबर आता है या नहीं। 7.82 आ रही है कॉस्ट तो टोटल, तो 8 पॉइंट वाला नंबर तो कहीं कहीं से भी नहीं बन रहा है, 8.5। 8.5 के हिसाब से 2,30,000 बनता है कॉस्ट टोटल। नहीं, नहीं यूनिट मतलब 2 लाख, तुम ये निकालो, 2,30,000। तुम ये कॉस्ट ऑफ सेल्स और 575 इन दोनों को ऐड करके मैं यहाँ कर लेता हूँ ना, टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ये है, इसको मैं डिवाइड करूँ 8.58 से, 22785 है। पता नहीं ये जहाँ से भी नंबर है, बहरहाल आई थिंक वो थोड़ा रेलिवेंट होगा नहीं। पूछना वो ये चाह रहे हैं कि भाई $6 पर शर्ट वो बिकेगी, तो आप बता दें कि आपको फायदा है इसमें या नहीं। तो 8.5 का सवाल में तो इम्पैक्ट ना ले हम। देखो यहाँ तुम निकाल लो, मैं बताता हूँ यूनिट कॉस्ट। मेरे ख्याल है अगर हम ये हमें यूनिट्स अज्यूम नहीं करने चाहिए, एक हमें निकाल लेना चाहिए कंट्रीब्यूशन मार्जिन, क्या बोलते हैं उसको, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो। हाँ, ये आ गया 45%। और लाइसेंसिंग फी अलग से है ना, हाँ 0.5। ये 0.5 है। यार ये तो इन्होंने, इनको ये लिखना चाहिए था कि प्रोडक्शन हो कितनी रही है या सेल्स कितनी हो रही है, सिर्फ कैपेसिटी लिख के दे दिया इन्होंने तो यार। जान छुड़वाई है यार, अब नेट से कॉपी पेस्ट में ऐसे ही मिलते हैं। सीएम रेशियो ये है, लाइसेंसिंग सीएम रेशियो ये है, तो अगर नहीं ये इस तरह भी नहीं निकलेगा ना भाई, हमें इस सवाल में ये अजम्पशन लेके चलना पड़ेगा कि 250,000 बना रहे हैं, हाँ और कोई तरीका नहीं है। तो इनकी वेरिएबल कॉस्ट क्योंकि 5.10 है, टोटल वीसी पर यूनिट ये है ये, और वो ऑफर हमें कर रहा है, ऑफर सेलिंग प्राइस $6 पर शर्ट, 6। तो इसको ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। डिटरमिन द इनकम दैट वुड रिजल्ट इफ द कंपनी एक्सेप्ट्स द ऑफर। तो ये यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 15,000 यूनिट्स हैं, इन सबको कॉपी पेस्ट कर लिया। $15,000 यूनिट्स पे सेल्स हमारी होंगी इंटू 6, जो उसने हमें 6 की प्राइस ऑफर की हुई है। वेरिएबल कॉस्ट यहाँ से लगा लेते हैं, दिस इंटू दिस, ये है वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। कमीशन ऐसे ही आ जाएगा और लाइसेंसिंग फी ऐसे ही आ जाएगी। बाद इसको वैसे उस तरीके से नहीं कर सकते थे, 0.9 इंटू 15,000। बैलेंस शीट वो इनकम स्टेटमेंट बना के नहीं दिखानी होगी हमें क्या?
चलो बना लो। ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन हो गया, फिक्स्ड कॉस्ट वैसे ही आ जाएगी। तो नेट इनकम हो गई, कंट्रीब्यूशन मार्जिन ये आ रहा है भाई, ये तो व्हाट डू यू से? शुरू से पढ़ लेते हैं भाई, कहीं कुछ मिस तो नहीं हो गया। मेक्स अ हेवी आउटडोर शर्ट इन वन फैक्ट्री, revenue cost data relating to coming years operations are budgeted as follows. Fixed cost included in cost of sold are here. या तो हम सिर्फ मतलब अजम्पशन ये है कि वो 250,000 वगैरह जो भी सब चल रहा है, टोटल प्रोडक्शन और सेल्स हो रही है, सिर्फ इस ऑफर की हम निकाल लेंगे। 15,006 पे वो बेचेगा और 5.1 की हमें कॉस्ट आएगी, यही तुम कह रहे हो ना? हाँ वो वरना ये इसमें तो हमें लॉस ही दिखेगा क्योंकि उसमें सारी कॉस्ट हमने वो की है। हम ये सेव कर रहे होंगे और यूनिट्स हैं 15,000, तो टोटल इनकम या नेट इनकम इज इक्वल्स टू 15,000 ही रहेगी, कम हो गया अगर वो उस पे ले मतलब जाओ। वो हाँ राउंड होकर हो 0.9। जाएगी। इस तरह कर लेंगे भाई इसको। वेरिएबल कॉस्ट पहले हमें निकालनी पड़ी, जो उनकी इनकम स्टेटमेंट थी उसको हमें रीअरेंज करना पड़ा, जिसकी बेसिस पे हमने सारी वेरिएबल कॉस्ट एक तरफ की और उसके बाद जो उसने सेलिंग प्राइस ऑफर की है उसका डिफरेंस निकाल के कंट्रीब्यूशन मार्जिन और उसको नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये हमारी नेट इनकम हो जाएगी एक्स्ट्रा इस ऑर्डर से 13,500। Suppose that order was for 40,000 shirts instead of 15,000. What would the firm's income be if it accepted the order? तो भी यही होगा। 15,000 को बस 40,000 कर देंगे आप। हाँ मतलब कैपेसिटी का और वो लिखा हुआ ही नहीं है कुछ के अभी कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा, तो ये हो जाएगा, ये 40,000 हो जाएगा, कि आपका प्रॉफिट 40,000 के केस में बन जाएगा। Assuming that the same facts as in part 1 above, what is the lowest price that the firm could accept and still earn? Hi, 345,000. अब इसमें वो तुम्हें 345,000 इनकम स्टेटमेंट वाला वो करना पड़ेगा। and तुम्हारी still देखो ना earn ऊपर जो इनकम 345,000. तुम्हारी इनकम 345 आनी चाहिए इसमें। हाँ तो वही बात हो अब गई तुम्हें ना कि इनकम इस स्टेटमेंट ऑर्डर से से करना पड़ेगा। नहीं वो यही बात हो गई कि ये 345 ही रहे, तो दैट मीन्स इस ऑर्डर से जो कॉस्ट है और वो रेवेन्यू कवर हो जाए। नहीं तो 5.10 मेरी कॉस्ट है, तो 5.10 मैं प्राइस एक्सेप्ट कर लूंगा। नहीं तो हाउ 345 डू क्या यू से? ये तो मैं नेट इनकम पर ना 345 तो मैं नेट इनकम में लाने उसमें तुम्हारा लॉस में रहोगे तुम। नहीं देखो ये केस है स्पेशल ऑर्डर वाला जो मैं बताता हूँ, मैं स्लाइड्स दोबारा लगाता हूँ ना। स्क्रीन देखो, हमने जो ये स्पेशल ऑर्डर वाली चीज की थी ना, मतलब तुम अज्यूम करो कि वो जितनी भी सेल कर रहा है उन्होंने सेलिंग प्राइस या एक्चुअल यूनिट सेल नहीं बताया, मतलब अज्यूम करो कि उसके पास कैपेसिटी है और सही है, ये ये जो वाला तो सारी मुझे चीज समझ है में आ गया ये था। सब तो ये ऑलरेडी अर्न कर रहा है 230,000 और ये सब ये ऑलरेडी अर्न कर रहा है। अब इसके ऊपर से ये फर्दर एक ऑर्डर आ गया है ना, सही है। लेकिन ये तो मतलब बजटेड है अज्यूम ऊपर वाला, इसमें तो हाँ खाली बजटेड बजटेड है, बता है। लेकिन
अब कैपेसिटी का इस तरह लिखा हुआ नहीं है इन्होंने कि कैपेसिटी है नहीं है कितना हो रहा है, तो हमें यही एज्यूम करना पड़ेगा ये कैपेसिटी इनके पास अभी बाकी है। सही है। तो अगर ये assumption हम लेके चलें कि अभी ये जो सेल्स हो रही है इसमें कैपेसिटी फुल यूटिलाइज नहीं हो रही और ये 15,000 ये 40,000 ये बना सकते हैं एक्स्ट्रा, तो इनकी बजटेड ये पोजीशन है कि फॉर एग्जांपल 2 लाख शर्ट सेल करेंगे और 345,000 ये लोग कमाएंगे। अब जो 15,000 का ऑर्डर आ रहा है वो ओवर एंड अबव दिस है, सही है। तो सही है जो 15,000 इंटू 6 की सेल्स हो रही है वो इस 2.3 मिलियन में ऐड हो जाएगी भाई, लेकिन ये 2.3 तो 90,000। हमने क्या कहते हैं कैपेसिटी जो है इसकी 2.5 लाख तो है, ये तो फिर 2.5 लाख के ऊपर हुआ अगर तुम्हारी बात पे जाते हैं। इसने नहीं 2.5 नहीं लाख तो मैं दी हुई है नहीं मैं इसकी ये तो कह रहा हूँ, मैं कैपेसिटी। ये तो कह रहा हूँ कि अज्यूम ये करो कि 2.3 मिलियन सेल्स हो रही है लेकिन कैपेसिटी है, जितने कभी अच्छा नया स्पेशल ऑर्डर आ रहे हैं वो कैपेसिटी है। जब इन्होंने कुछ लिखा हुआ नहीं है तो हमें यही अज्यूम करना पड़ेगा, सही है, यानी तो वो सी पार्ट में फिर हम इस रेवेन्यू को डिस्प्लेस नहीं कर रहा वो, वरना इस वो चीज थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो जाएगी ना, कि हम कुछ रेवेन्यू जो है वो इस ऑर्डर का रखें और बाकी कैपेसिटी जो है वो उसके हिसाब से हम रखें। तो हम ये अज्यूम करेंगे कि ये एडिशनल कैपेसिटी इनके पास अवेलेबल है। तो वो ये कह रहे हैं कि ये 345,000 का 345,000 ही रहे, तो मतलब है कि इस ऑर्डर से आप कुछ ना कमाएं जो 15,000 का ऑर्डर है। सेम फैक्ट्स एज इन पार्ट 1 अबव। तो पार्ट 1 में वो 15,000 कह रहा था ना, 15,000 के ऑर्डर में हमें अगर हम जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट आ रही है 5.1 की उसी पे अगर हम सेल करेंगे तो हमारा प्रॉफिट 345 ही रहेगा, इस ऑर्डर से हम कुछ भी नहीं कमाएंगे। सही है, मतलब वो रॉक बॉटम कॉस्ट है तुम्हारी। रॉक बॉटम प्राइस इज इक्वल टू इंक्रीमेंटल वीसी, दैट इज 5.10। ये इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रॉफिट को अगर वो चेंज कर रहे होते 345 में कुछ मतलब कुछ और नंबर होता तो उस नंबर में से 345,000 हम पहले अलग कर रहे होते, यानी अगर यहाँ 350 होता तो हमें एडिशनल सिर्फ 5,000 कमाने होते। ये सही मैं है, कहना चाह रहा मतलब हूँ। ठीक है मतलब वही इन्होंने वैल्यू तुम्हारी। इंफॉर्मेशन बिल्कुल कंप्लीट उस सेंस में नहीं दी है, तो ये अजम्पशन लेके ज्यादा से ज्यादा ये करना है यार एग्जाम मतलब इस तरह की चीज हो तो उसमें ये अजम्पशन जो हम ले रहे हैं ना वहाँ मेंशन कर देना कि अज्यूमिंग उनके पास स्पेयर कैपेसिटी अवेलेबल है, तो उसके बाद वो नंबर नहीं काट पाएंगे। यानी अगर काटेंगे भी तो यू कैन कंटेस्ट कि भाई कॉन्सेप्ट तो मेरा सही था ना जो मैंने उसके बाद आगे अजम्पशन लेके काम किया। सही है, सही है। फहद, क्वेश्चन हाँ ये 3 पे वही लास्ट वाले पार्ट में आना, जो वो क्वेश्चन में गिवन कर रहा है, मतलब मुझे थोड़ा सा क्लियर यहाँ नहीं है कि assuming that the fact as in part 1 above, what is the lowest price that the firm could accept and still earn 345? तो कम से कम क्या प्राइस ऑफर करेंगे उसको 3,45,000 का फायदा हो। जो हम 5.1 वेरिएबल कॉस्ट ऑफर कर रहे हो उससे जो उसकी इनकम स्टेटमेंट बनेगी उस पर 3,45,000 से कम का जाएगा, अगर मैं उसको अज्यूम कर लूं उसको ऑर्डर को। नहीं नहीं देखो ये 2.3 मिलियन है ना, अब अगर मैं इसको यहाँ ले आऊँ ना 2.3 मिलियन और ये सब ऑलरेडी हो रहा है। अब इसमें तुम वो फर्दर सेल्स ऐड करोगे कि 15,000 यूनिट्स इंटू 6, यहाँ पे सेल्स फर्दर ऐड हो जाएंगी, उससे रिलेटेड वेरिएबल कॉस्ट ऐड होंगी और सब कुछ ऐड होगा और नीचे नेट प्रॉफिट बन रहा होगा जो 345 ये था और हमने निकाला था 13,500 निकाला था ना हमने 15,000 के ऑर्डर पे, वो तो इसमें ऐड ये बन रहा होता 358,500 15,000 सही पे है। अगर ये 6 रुपए दे रहा, 6 रुपए की सेलिंग प्राइस होती। अब वो पूछ रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम प्राइस जिसपे आपका नेट प्रॉफिट जो है वो 345,000 हो, तो अब मैं यहाँ पे 5.1 डालूंगा तो ये प्रॉफिट 345,000 हो जाएगा। यानी मैं जितनी इंक्रीमेंटल कॉस्ट है उसके इक्वल अगर मैं सेलिंग प्राइस रखूंगा तो मैं इस ऑर्डर से कुछ भी नहीं कमा रहा हूँ और मेरा टोटल प्रॉफिट वही 345 ही रहेगा। ठीक है, सही है। तो जहां पे भी ये बात होती है कि बेसिकली जो लोएस्ट प्राइस दैट हाँ लोएस्ट प्राइस दैट द फर्म कुड एक्सेप्ट, या यहाँ स्पेशल ऑर्डर में भी जो एक टर्म यूज हुई भी थी ये व्हाट इज द रॉक बॉटम मिनिमम प्राइस बिलो व्हिच द कंपनी शुड नॉट गो इन नेगोशिएशन विद द कस्टमर, तो वो उस ऑर्डर के से रिलेटेड मिनिमम प्राइस वो होगी
जो उस ऑर्डर की इंक्रीमेंटल कॉस्ट है। ठीक है। कैलकुलेट ग्रेड 1 ग्रेड 2 करने 4। अरे ये क्या सवाल है भाई। बहुत नहीं है आज के लिए इतना। मैं बस ये देख रहा हूँ, ये मेरे ख्याल चैप्टर 13 का सवाल तो नहीं है। ये जो सब्स्टिट्यूशन वाली चीज है यार, तो इसको मैं अभी आगे बढ़ा रहा हूँ। अच्छा ये भी अलग चैप्टर का सवाल है, चैप्टर 7 का है आई थिंक। ये बड़े बड़े सवाल हैं यार वैसे। 9 मार्क्स का ये है, 12 मार्क्स का ये है। क्वेश्चन 4 तो बड़ा मुश्किल लग रहा है पढ़ने में। और क्वेश्चन 6 भी अलग है। तो चैप्टर 13 के तो ये 2-3 सवाल थे जो हमने कर लिए। तो इनको मैं जरा सही फॉर्मेट करके कल सुबह तक भेज दूंगा। और टोटल बताने कितने सवाल है इसमें? 6 6 सवाल है हाँ, और ये 40 मार्क्स का है, 50 मार्क्स का है सॉरी। हमारा 40 का होना है ना। हाँ वो तो खैर हो सकता है स्केल कर दिया। होल्ड ऑन, एक चीज मुझे यार क्लियर करो। फहद हाँ तुम्हारा नंबर क्या है? मेरा क्या एग्जाम रूम नंबर? पता नहीं यार, ये मैंने वो देखा नहीं है एडमिट कार्ड गौर से। अच्छा चलो देख लेना ये। अभी फराज ने एक लिस्ट शेयर की है, उसमें रूम नंबर 22 है। यार ये चलो मैं देखता हूँ अपने एडमिट अरे कार्ड में क्या भाई लिखा हुआ तैयारी करो, इस आसरे में नहीं रहो, तैयारी करो। है। हाँ हाँ बहुत बड़ा हाँ क्योंकि नहीं सीट नहीं नंबर तो नहीं बिल्कुल। लिखे होंगे ना। सीट नंबर क्या, अगर आपको तौसीफ इलियास का अंदाजा नहीं हो सकता है, वो आए सबकी सीटें, उनको तो पूरी क्लास का पता है, वो आए हो सकता है सबकी सीटें चेंज कर दें हाँ यार जैसे इस क्विज चीज में का। आज शुरू होने से पहले हाँ ही उसने उठा दिया था उनको मुझसे। सब पता है, उनको सबका पता है, इसलिए इस चीज का आसरा नहीं रखो। ये एडेड एडवांटेज होगा अगर आपको मिल गया तो। अब मैं वही एडवांटेज देख रहा था, मिलता हुआ दिख रहा है एक। अरे यार ये चैट वाले सवाल तो मैंने अभी देखे हैं। उसामा चला गया क्या? एक सवाल था व्हाट डू यू थिंक इज अ बेटर ऑप्शन, इसमें अपना सब्जेक्टिव ओपिनियन लिख सकते हैं एक पैराग्राफ में। नहीं भाई अकाउंटिंग में ये सब नहीं चलता। फाइनेंस के कोर्स में भाई आपका नंबर सीधा सीधा नंबर की बेसिस पे आंसर होता है और उसका रीजन आपने लिखना होता है। तो वो जो हम बात कर रहे थे ना, जहाँ पे हमने लिखा था कि ऑप्शन ए या बी या जो भी है, और उसकी बेसिस हम बता रहे थे कि या तो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू एक्सीड कर रहा होगा, वो वाली चीज जो है ना, एडिशनल नेट इनकम पॉजिटिव होगी। तो फाइनेंस में भाई अनफॉर्चुनेटली ये सब चलता है कि आपने बस टू द पॉइंट जवाब लिखना है और सारे आंसर्स ऑब्जेक्टिव नंबर्स की बेसिस पे ही निकल रहे होंगे। सही है ये भाई तो। हाँ इंटरेस्टिंग और मजा आया पढ़ने में, समझ आई चीजें। हाँ यार बस प्रैक्टिस कर लेना भाई ताकि ये याद रह जाए। आज ही रात कर लेंगे ताकि ये चैप्टर तो खत्म हो, एक तरफ हो जाए। अच्छा भाई माशाल्लाह, मैं तो बस जाके सोऊंगा। बात भाई का जो इंथुजियाज्म है ना यार। इवाद यार